हेलो स्टूडेंट, यूपी टीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए हमारी एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमारे 3 वीडियोज़ हैं जो आप देख चुके हैं और ये 4th मैराथन रहने वाला है। हालांकि इसे मैराथन कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं ही नहीं। केवल हमने इसमें सिंगल टॉपिक जो कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स है, ये बेसिकली एक ही टॉपिक में पढ़ा जाता है। तो उसके 50 एमसीक्यू अपन इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। इसमें आपका कंपनी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू। तो चलिए 30 एमसीक्यू देखेंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप लगाइएगा। पहला, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज नोन। सिंपल कि अगर हम शेयर इशू करते हैं और प्रीमियम पे इशू करते हैं, मतलब 100 की जगह हम 110 रुपए लेते हैं, तो वो जो 10 रुपए है वो आपको लगेगा प्रॉफिट है। मान लीजिए प्रॉफिट है भी, तो ये कहां दिखाया जाता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डिनरी प्रॉफिट है जिसे हम पी एंड एल में दिखाएं। हम इसे पी एंड एल के सीआर में नहीं दिखाते। बेसिकली ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। ये हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां दिखाई देते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अगर आपने कंपनी का बैलेंस शीट देखा हो तो कंपनी के बैलेंस शीट में पहले जो साइड होता है उसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी आता है और यहां पे होता है आपका असेट्स, ठीक है। अलग अलग हेड होते हैं। आपका पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड और उस हेड के अंदर एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो यहां दिखाया जाता है। ये प्रॉफिट जैसा लगता है पर ये पी एंड एल के सीआर में या पी एंड एल स्टेटमेंट में नहीं जाता। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जाता है। तो डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप करेंगे। अंश हरण खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा? तो जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी शेयर फॉरफिट पे करूंगा। अभी सपोज करो एक एंट्री ऐसी बनी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। एक बार अमाउंट बना के समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हमने 10,000 रुपए शेयर होल्डर से मांगे, उसने 4,000 रुपए हमें नहीं दिए हैं, इस वजह से हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए और ये 6,000 रुपए है। तो मान लीजिए कि अभी शेयर री इशू नहीं हुआ है, तो ये जो सीआर नेचर है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का सीआर नेचर है, जो कि फॉरफिटेड अमाउंट को बताता है, जब्त की गई राशि को बताता है, इसे आप कहां दिखाओगे? इसे हम शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालते समय जोड़ के बताएंगे। सपोज करो हमारा शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 9,40,000 रुपए और ये अमाउंट है 6,000 रुपए। तो इसे हम जोड़ के जो शेयर कैपिटल होता है, जो कि शेयर होल्डर फंड हेडिंग में ही होता है, वहां हम दिखाएंगे। तो इसलिए इसने पूछा था द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर शेयर कैपिटल, यहां पे दिखाया जाता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा, इट वॉज अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप किस चीज को कहां दिखाया करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें एंट्रीज, एडजस्टमेंट, मीनिंग्स, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेशंस अभी देखेंगे अपन। ए इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु नहीं है? तो आपने वर्ड सुना होगा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। तो उसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या कहें सिचुएशन क्लॉज होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे होगा, ये होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे, इस तरह का कोई क्लॉज नहीं होता। सब्सक्राइबर क्लॉज, वो कौन लोग हैं जो कंपनी के समझो प्रथम अंशदाता हैं, जिन्होंने सबसे पहले पैसा लगाया है, तो सब्सक्राइबर्स क्लॉज होता है। अभिदाता खंड होता है या वाक्यांश बोल लो होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई है, वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। एक बार आप इस स्क्रीन को देखिए। कंपनी का एक नाम होगा नेम क्लॉज, कंपनी के प्रथम अभिदाता सब्सक्रिप्शन क्लॉज होगा, कंपनी की अधिकतम पूंजी कितनी होगी, कैपिटल क्लॉज, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित असीमित कैसा होगा, लायबिलिटी क्लॉज,
कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, किन उद्देश्यों के लिए होगा, ये कंपनी की बाउंड्रीज तय करता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा, सिचुएशन क्लॉज। ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर की विषय वस्तु है, कंटेंट है, पर उसमें कहीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज, संचालक मंडल खंड नहीं होता। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन हो गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। देखिए, आपको दो संख्याएं अच्छे से याद करके जानी है, एक तो शेयर होल्डर की संख्या और एक आपको डायरेक्टर्स की संख्या। ऐसे ही बात कर लेते हैं, शेयर होल्डर की संख्या कम से कम 2, मैक्सिमम 200 होगी प्राइवेट लिमिटेड में। अगर पब्लिक की बात करें तो मिनिमम 7 से लेके असीमित तक संख्या हो सकती है। ये तो रही शेयर होल्डर्स की संख्या। डायरेक्टर्स की बात करें तो कम से कम 2 डायरेक्टर व अधिकतम 15 डायरेक्टर होंगे, और पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 3 और अधिकतम 15 डायरेक्टर होंगे। तो ये आपकी समानता हो गई, 15 मैक्सिमम है और अंतर जो है वो है 2 और 3। इसमें क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, आंसर आपका ए लगेगा क्योंकि वहां पे 2 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड इन द फॉरफीचर एंट्री। जब हम शेयर्स का फॉरफीचर करते हैं तो देखो आप समझो, जैसे मान लो एक कंपनी का एप्लीकेशन अमाउंट है 20 रुपया, अलॉटमेंट अमाउंट है 30 रुपया, फर्स्ट कॉल अमाउंट है 30 रुपया और फाइनल कॉल अमाउंट है 20 रुपया। ठीक है, अगर हो सकता है कि हमें बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और हमने यहाँ पे उसका फॉरफीचर कर दिया। अगर हमने इस लेवल पे फॉरफीचर किया है तो इसका मतलब है ये अमाउंट अभी हमने उससे मांगा ही नहीं है, तो हमने जो अमाउंट मांगा है वो ये है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, जितना हमने मांगा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जितने, जैसे हमने उसके मान लो 500 अंश जब्त किए और इस स्टेज पे किए, तो इस स्टेज पे किए तो 80 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 8 = 40 एंड इस तरह से अमाउंट आएगा। और नीचे आ जाएगा टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, है ना। अभी हमने फाइनल कॉल नहीं मांगा है तो फाइनल कॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज करो उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया और हमने यहाँ फॉरफीचर किया, तो इसका मतलब है शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो गया। कुल मिला के शेयर कैपिटल को आपको डीआर करना है मांगी गई राशि से। मांगी गई राशि से भी ज़्यादा सही शब्द है मांगी गई पूंजी से, क्योंकि अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में 10 रुपये प्रीमियम का भी होता तो हम कैपिटल का जो डीआर करते हैं उसके लिए हम कैपिटल का अमाउंट लेते हैं, प्रीमियम का अमाउंट के बारे में हम अलग से सोचते हैं। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर किया जाता है मांगी गई पूंजी से। तो कॉल्स इन एरियर, इसको तो सीआर किया जाता है। जो अमाउंट हमने मांगा ही नहीं उसको हम डीआर सीआर कुछ भी नहीं करते। जो अमाउंट उसने हमें दे दिया है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के सामने जाता है, जो अमाउंट वो हमें दे चुका है। और ये इसका सही आंसर है कि ये बात मैं अभी मैं चौथी बार बोल रहा हूँ कि शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप अमाउंट या कॉल्ड अप कैपिटल के अमाउंट से डीआर किया जाता है, मांगी गई पूंजी से डीआर किया जाता है। डी इसका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन है। श्रीमान एक्स को 600 अंश आवंटित किए गए जिन पर 100 रुपये मांगे गए थे और उनके द्वारा 40 रुपये का भुगतान ही किया गया था। हमने 100 मांगे, उसने बस 40 ही दिए और उनके अंश जब्त कर लिए गए और पूर्ण प्रदत्त रूप में 80 रुपये प्रति अंश प्राप्त करके फिर से जारी कर दिए गए। तो पूंजी संचय खाते में अंतरित राशि कितनी है। तो ये जो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट है इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ट्रेडिशनल तरीका है कि आप 3 एंट्रियाँ करो, जिसमें मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ क्योंकि हर तरह का बच्चा बैठा है। आप क्या करो, जैसे आपने एक्स के अंश जब्त किए तो आप ऐसी एंट्री करो, शेयर कैपिटल डीआर 2, जो पैसा नहीं मिला, अगर हमें पता है कि क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो वो लिखो, नहीं तो कॉल्स इन एरिया लिखो। और शेयर फॉरफिटेड को एस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 शेयर फॉरफिटेड। क्या होगा, पहले आप सब ध्यान से देखो आपने कितने अंश जब्त किए, 600 अंश। तो 600 शेयर मल्टीप्लाई आपने कितना रुपया मांगा है, हमने 100 रुपये मांग लिए तो यहाँ 100 आ गया। तो 600 × 100 यहाँ 60,000 हो गया। अच्छा, उसके द्वारा हमें 40 रुपये दे दिए गए तो शेयर फॉरफिटेड के सामने आएगा उतना पैसा जो उसने हमें दे दिया। फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, है ना, आराम से, क्योंकि किसी बच्चे ने इससे तैयारी कर रखी हो तो उसको ये भी पता होना चाहिए, एंट्री में आनी ही चाहिए आपको इस बहाने। अच्छा, कुल मिला के बात यह है कि उसने हमें 36,000 रुपये नहीं दिए,
36,000 में नहीं दिए, 24,000 उसने दे दिए, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब हमारी उसके प्रति लायबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए शेयर कैपिटल को डीआर किया है। शेयर कैपिटल जनरली सीआर होता है, लेकिन हमारी उसके प्रति लायबिलिटी खत्म हो गई तो शेयर कैपिटल डीआर कर दिया। अब हमने उसके शेयर किसी और को दे दिए, जैसे हमने वाई नाम दिया, तो जब हम शेयर को रीइश्यू करेंगे तो बैंक डीआर होगा। और हमने 80 रुपये में शेयर दे दिया, सामने वाले के पूरे जमा हो गए पर हमने उसको 80 रुपये में शेयर दे दिया, तो हमने ये जो 600 शेयर हैं वो 80 रुपये के दाम में यानी 48,000 में री इशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप। मानो कि उसके पूरे पैसे जमा हो गए, तो हमने सामने वाले के तो पूरे पैसे जमा कर दिए, हमने उसके 60,000 जमा समझ लिए, यानी हमने उसको 12,000 का डिस्काउंट दिया, और इस डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ही कवर करते हैं। ठीक है, तो एक्स के शेयर छीनने से हमें प्रॉफिट हुआ, वो अमाउंट है 24,000। उस 24 में से हमने 12,000 यूटिलाइज कर लिया, बाकी हमारे पास 12,000 बचा जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। हमारी एक तीसरी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री 12,000 रुपये होगी। और ये कैसे आई है, 24 में से 12 हटा के 12,000 आया है, इसका आंसर 12,000 हो गया, ए आंसर हो गया। दूसरा आसान तरीका जो मैं बहुत बार आपको बोलूँगा उसमें ये होगा, मैं इसे कहूँगा पहला मुर्गा। पहले मुर्गे से आपको कितने रुपए प्राप्त हुए, 40 रुपये, और दूसरे मुर्गे से आपने कितने रुपए वसूल किए, 80 रुपये। दोनों से आपने कितने रुपए लिए, 120 रुपये। शेयर कितने का था, 100 रुपये का। फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का। यानी दोनों मुर्गों से मिला के हमने 120 वसूल किए 100 रुपये के बदले, तो यानी 20 रुपये हमने ज़्यादा वसूल किया, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और चूंकि 600 शेयर हमने रीइशू किए हैं, तो इस हिसाब से 12,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि इट इज कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट रोज रोज नहीं होता, कैपिटल प्रॉफिट से बनता है कैपिटल रिजर्व। तो 12,000 हो गया कैपिटल रिजर्व। ये बिना एंट्री किए शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट कैपिटल रिजर्व निकालने में अमाउंट में आपकी बहुत मदद करेगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो तैयार है ना। अभी के लिए आपका ए आंसर हो गया, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1,000 रुपये देना या 2,500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं। पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ़
तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए, इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके बाद लिखा है ए लिमिटेड ने 10 रुपए के 10,000 शेयर जारी किए। 10 रुपए का एक था, ये पहले भी वैसे 10 रुपए का आ गए। एक अंश धारक जिसके पास 500 अंश है ने केवल 5 रुपए का भुगतान किया, यानी आधे पैसे दिए। बाद में उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए अंशों में से 400 अंश 7 रुपए की दर से फिर से री इशू किए गए। कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर होगी? तो मेरा जो शॉर्टकट तरीका है उससे अपन जाते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें। बेसिकली हमारे 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए वाले हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं उस पट्टे के पास 500 शेयर थे, ठीक है। उसके पास 500 शेयर थे। 500 शेयर पे उसने हमें 5 रुपए दे दिए। ये मैंने 5 रुपए नोट कर लिए, 5 रुपए दे दिए। और चूंकि उसने हमें आधे पैसे ही दिए, हमने उसको नोटिस दिए, फिर हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद हमने उसके अंशों को 7 रुपए की रेट से फिर से री इशू किया, यानी नए मुर्गे से हमने 7 रुपए लिए। 5 रुपए पुराने वाले से लिए, 7 रुपए नए वाले से लिए। ऑल टुगेदर हमने 12 रुपए लिए। शेयर 10 रुपए का था, तो इसका मतलब है हमें 2 रुपए का फायदा हुआ। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया। हर शेयर पे हमें 2 रुपए का फायदा हुआ। और हमने कितने शेयर इशू किए इसमें? 400। ये बोलना क्यों ज़रूरी है? ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो जब्त किए थे वो आपने किए हैं 500 शेयर, और जो आपने री इशू किए हैं वो किए हैं आपने 400 शेयर। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है पार्शियल री इशू का, आंशिक पुनर्निर्गमन। आंशिक पुनर्निर्गमन में एक और सीन क्रिएट होता है, उस पर मैं अभी बात करूंगा। पर बेसिकली आपने 400 शेयर री इशू किए, इसलिए 400 मल्टीप्लाई 2, 800 रुपए। 800 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसने आपसे वापस से यही पूछा है कि पूंजी संचय में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, तो 800 रुपए ट्रांसफर होगा। तो इसका आंसर डी होगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में 100 शेयर के बराबर, जैसे आपने जब अंशों को जब्त किया तो आप देखो पहली एंट्री ऐसी हुई होगी आपकी, शेयर कैपिटल डी आर टू जो पैसा हमें नहीं मिला उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा हमें मिल गया उसको हम बोलेंगे टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। ध्यान देना 500 अंश 10 रुपये वाला यहाँ पे आया होगा 5,000, और उसने हमें 5 रुपये का भुगतान किया, तो 2500 रुपये यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब गौर करो, मैं इस 2500 की बात कर रहा हूँ। ये 2500 रुपया रिलेटेड है 500 अंशों से, और आपने इसमें से री इशू किया है 400 अंशों का, 400 अंशों को, तो 2000 रुपये तो हो गया अलग, और 500 रुपये हो गया अलग। ये 500 रुपये आज भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा। किस तरह? हमें समझ नहीं आया। 3 स्टेज में समझो। जब हमने शेयर को जब्त किया उस समय इस अकाउंट में 2500 रुपये पड़ा होगा, पहली बात। फिर जब हमने शेयर को री इशू किया, 400 शेयर को री इशू किया और उसमें से कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में गया, तब आपका 2000 रुपये यूटिलाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में? जब आप री इशू करोगे और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करोगे, आप करके देख लेना, उसमें आपका 2000 रुपये यूटिलाइज हो जाएगा। तब कितना बचेगा? 500 रुपये बचेगा। वो 500 रुपये आज भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा, ठीक है। तो जनरली बोला जाता है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बचा हुआ बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ऐसा तब होता है जब सारे शेयर री इशू हो गए हों। अगर कुछ शेयर री इशू नहीं हुए हैं तो उससे जो रिलेटेड अमाउंट होगा उतना अमाउंट आज भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा होगा सीआर नेचर में, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो जो होनी है वो होगी। जब भी आपका थोड़ा सा री इशू होगा तो थोड़ा सा कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होगी। उसका अमाउंट आप शॉर्टकट में ऐसे निकाल सकते हो कि आपने कुल मिला के 12 रुपये लिए, 10 रुपये के बदले 2 रुपये फायदा हुआ, तो 400 अंशों पे आपको 800 रुपये का फायदा हुआ, तो 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो क्वेश्चन में देख लेना वो क्या पूछ रहा है। हो सकता है वो पूछे, इस सारे क्वेश्चन को देने के बाद वो पूछे कि बताओ शेयर फॉरफिटेड खाते में शेष कितना होगा, तो आपको 500 बोलना है, क्योंकि बच्चे को कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन में इतना मजा आने लग जाता है, इतनी वो प्रैक्टिस कर लेता है कि वो सोचता है कि यही पूछेगा। बी रेडी कि वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो अभी इसका डी आंसर हो गया। मेरा पर्पस समझाने का ये था, वो हो गया है सॉल्व, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देखो। ऐसे मैंने 4-5 क्वेश्चन लाइन से रखे। एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 200 शेयर को फॉरफिट किया,
किडनैप किया, हरण किया, अपहरण किया, जिन पर 70 रुपये मांगा गया था तथा अंशधारी ने 50 रुपये का भुगतान कर दिया था। हमने 70 मांगा, उसने 50 दिया। इन अंशों को 80 रुपये की रेट पे फुल्ली पेड अप मानते हुए रीइश्यू कर दिया गया। अब इसने पूछा पुनर्निगमन की जनरल प्रविष्टि में अंश हरण खाते को डेबिट किया जाएगा। तो इसने गौर किया है केवल और केवल रीइश्यू के एंट्री पे। तो अब आपको वो एंट्री या कैलकुलेशन नहीं करनी, अब आप आराम से बात करो। अपन आराम से पहली एंट्री समझते हैं। शेयर कैपिटल डीआर करते हैं जब भी अंशों का हरण करते हैं, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है उस शेयर होल्डर के प्रति। 2, जो पैसा हमें नहीं मिला उसको हम बोलते हैं कॉल्सन एरियर, हिंदी में इसको बोलते हैं बकाया मांग। और जो पैसा हमें मिल चुका उसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। पहले तो आप ये देखो कि अंश कितने जब्त किए, 200। तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखते समय लिख रहा हूँ 200। एट द रेट के सामने मैं लिखूंगा जो पैसे मैंने मांगे हैं, मांगी गई पूंजी, ठीक है। तो 70 रुपये कॉल्ड अप कि सर शेयर तो 100 रुपये का है, शेयर 100 रुपये का है, पर अब तक हमने 70 रुपये मांगे हैं, अभी तक मतलब 70 ही सीआर हुए होंगे, इसलिए 70 ही डीआर होंगे। तो ऐसे करके आपका अमाउंट आ गया 14,000 रुपये। और उसमें से उसने क्या किया, 50 रुपये तो आपको दे दिए। तो शेयर फॉरफिटेड के सामने वो पूछे कौन सी राशि आती है, तो जो राशि उसने हमें दे दी 10,000। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ जो पहली एंट्री जब्त वाली एंट्री है उसमें शेयर फॉरफिटेड कितने रुपए से सीआर हुआ होगा, तो आपका आंसर 10,000 होता। अब बात यह है कि जब हमने इसको रीइश्यू किया, तो रीइश्यू करने के पे क्या होगा, उसके शेयर लेके हम किसी और को दे देंगे, उससे हमारे पास पैसा आएगा, तो हम बैंक डीआर करेंगे और अब हमारी उसके प्रति लायबिलिटी हो जाएगी, तो हम शेयर कैपिटल सीआर करेंगे। इसमें हो सकता है कि हम शेयर को 70 रुपये पेड अप मान के रीइश्यू करें, और हो सकता है हम इसको फुल्ली पेड अप मान के रीइश्यू करें। इसमें लिखा हुआ है इन अंशों को हमने 80 रुपये के भाव से फुल्ली पेड अप मान के रीइश्यू किया। इन अंशों को मतलब 200 अंशों को हमने 80 रुपये के भाव से 16,000 रुपये में रीइश्यू किया फुल्ली पेड अप मान के। फुल्ली पेड अप वैल्यू 20,000 हुई। जो हमने 4,000 का नुकसान खाया, उस 4,000 के नुकसान को शेयर फॉरफिटेड में लिखा जाएगा। इसने हमसे यही पूछा है, देखो ध्यान से, कि रीइश्यू की जो जनरल प्रविष्टि होगी उसमें शेयर फॉरफिटेड खाते को कितने रुपए से डीआर किया जाएगा, तो 4,000 रुपए से ये खाता डीआर किया जाएगा। और अगर वो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट पूछता तो ये 10,000 में से 4,000 लेस करके मैं 6,000 रुपये आंसर देता, अगर वो मुझसे पूछता तो। ठीक है, अभी के लिए 4,000 आंसर है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, होप मैं आपको बातें समझा पा रहा हूँ, आसान बातें हैं। फिर क्वेश्चन का साइज बड़ा सा। क्यू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 400 इक्विटी अंश जिनको 10% के प्रीमियम पे इशू किया था, प्रीमियम आवेदन के साथ दिया था, उन पर 50 रुपये अलॉटमेंट की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण इन अंशों को हरण कर लिया। ठीक है, इन अंशों पर 20 रुपये अंश के हिसाब से अभी तक हमने फर्स्ट व फाइनल कॉल मांग नहीं की थी। ठीक है, हरण किए गए अंशों में से आधे अंशों को फुल्ली पेड अप मान के प्रति अंश 90 रुपये की दर से रीइश्यू कर दिया। री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, एंट्री वाले रास्ते से जाओगे, जा सकते हो, लंबा पड़ेगा, एग्जाम में कभी कभी टाइम कम होता है, इसलिए मैंने ट्रिक आपको बताई और वो आपको बहुत काम आएगी। बात यह है कि हमारा शेयर बेसिकली, मैं आपको थोड़ी कहानी बता रहा हूँ, 100 रुपये का था और 10 रुपये प्रीमियम समेत हमें 110 रुपये लेने थे। मुझे पहले तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने एप्लीकेशन पे कितना रुपये चाहा, ये मुझे नहीं दिखा, पर मुझे ये दिख गया था कि अलॉटमेंट पे हमने 50 रुपये चाहा था और ये पैसा हमें नहीं मिला। ठीक है, और ये भी मुझे थोड़ी देर में दिख गया कि इनकी जो फर्स्ट कॉल थी वही इनकी फाइनल कॉल थी, और ये कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का अभी तक 20 रुपया तो हमने मांगा ही नहीं था। पर मुझे ये समझ में आ गया कि 20 और 50 70 रुपये है, और यहाँ पे डेफिनेटली 40 रुपये रहा होगा, क्योंकि टोटल मुझे 110 लेना था और ये 40 रुपये 30 + 10 था। 30 + इस 10 को मैं अलग से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम का था। एंट्री जब हम फॉरफिचर की करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिल चुका। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रीमियम हमें नहीं मिला, तो हम प्रीमियम को डीआर करते हैं, और अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है तो हम उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम का हम कुछ नहीं करेंगे। खैर, मुझे तो वैसे भी आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बतानी है। कैपिटल रिजर्व में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पुराना पट्टा है, जिसका नाम मैंने एक्स रख लिया है बाय डिफॉल्ट, उससे हमें कितने रुपए मिले। आप कहेंगे सर 40 रुपये मिले, तो मैं आपको कहूँगा 10 रुपये तो प्रीमियम के हैं, तो प्रीमियम को छोड़ दो,
आपको 30 रुपये मिले, एक्स पट्टे से आपको 30 रुपये मिल चुके थे, और ये वाले तो आपको मिले ही नहीं, और ये वाले तो आपने मांगे ही नहीं, तो मिलने ही नहीं थे, तो 30 रुपये मिले थे हमें एक्स से। और जब हमने इसको री इशू किया तो हमने नए पट्टे से 90 रुपये चार्ज किए, तो हमने ऑल टुगेदर 120 रुपये चार्ज किए। शेयर को हमने मान लिया है कि वो फुल्ली पेड अप हो गया है, तो फुल्ली पेड होने के लिए शेयर की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, 100 की जगह हम 120 रुपये ले चुके हैं, तो हम 20 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं। और याद कीजिए कि हमने री इशू आधे शेयर किए हैं, हमने यहाँ जब्त किए थे 400 शेयर, लेकिन री इशू किए हैं आधे शेयर यानी 200। तो ऐसे करके आपका 4000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब एंट्री के रास्ते जा सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ेगा, आंसर यही आएगा, 4000 रुपये आएगा, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये लाइन से क्वेश्चन एक साथ से रखने का पर्पज़ यही था कि इसमें आपका पंगा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। एक लास्ट, लेकिन ये अलग तरह का है सॉरी। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 शेयरों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए, मतलब कंपनी शेयर इशू करती है, इशू तो क्या करती है, सही वर्ड है, ऑफर करती है। कंपनी शेयर ऑफर करती है और फिर जनता वहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, तो ठीक है, वो सब्सक्राइब करते हैं। तो हमने 10,000 शेयर्स के लिए ऑफर्स निकाले और हमने कहा कि जिनको फॉर्म भरना है वो 20 रुपये भर के देंगे, और हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, 2.5 गुना एप्लीकेशंस आए गए हैं। 10,000 के मुकाबले 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए। इसमें से हमने 5,000 के एप्लीकेंट को कोई शेयर अलॉट नहीं किया, मतलब स्ट्रेट अवे भगा दिया उनको। शेष को हमने यथानुपात, जिसको हम प्रो राटा बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, प्रोपोर्शनेट अमाउंट है ना। अंश आवेदन खाते से अंश आवंटन खाते को स्थानांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी। ओके सर, हमें क्या करना है, आप इसकी जनरल एंट्री बनाओ। सबसे पहले हमें ये एंट्री करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट डीआर। जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो हम इस तरह की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास 25,000 आवेदन आए, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, हर आवेदन के साथ 20 रुपये देने थे, तो 2.5 लाख और 2.5 लाख करके 5 लाख रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके बाद हम इस पैसे को ठिकाने लगाएंगे या कहें अपने सही अकाउंट्स में पहुंचाएंगे। तो सेकंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम किसी का पैसा वापस कर देते हैं तो यहाँ पे टू बैंक भी आ जाता है, और अगर प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी आता है। जो हमारे पास फालतू पैसा आता है उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वही हमसे पूछ रहा है। यहाँ 5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे पास शेयर कितने थे, 10,000, और बेसिकली जो हमारी रेट थी वो थी 20 रुपये। यानी अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अपन देखें, जो हम चाहते थे लोगों से वो 2 लाख रुपए चाहते थे कि हमें 2 लाख रुपए एप्लीकेशन में मिल जाए, कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए मिल जाए, ये हम चाहते थे। अच्छा, 5,000 लोगों का पैसा हम वापस कर देंगे, हम उनको शेयर देना नहीं चाहते, तो 1 लाख रुपए हम उनका वापस कर देंगे। और इस एंट्री में अभी भी 2 लाख रुपए फालतू आया हुआ है, तो वो 2 लाख रुपए हम आगे के लिए एडजस्ट कर देंगे। आगे के लिए एडजस्ट करने का मतलब, मान लो कि मेरी फीस है 600 रुपये, तुमने मुझे 500 के 2 नोट दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए, तो मैं क्या कहूँगा, या तो 400 वापस कर दूँ या 400 आगे एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा। तो यही इसने पूछा है कि बताओ एप्लीकेशन अमाउंट से अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी। आप चाहो तो इसमें आप 3 एंट्री बना सकते हो। 3 एंट्री बनाते तो ऐसे बनती, एक बनती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बनती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और फिर एक और एंट्री बनती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और चाहो तो आप एक ही एंट्री में कर दो, ये ज़्यादा इजी और आसान तरीका है। इसमें पूरा 5 लाख समझ में आ जाता है कि जो 5 लाख रुपए आपके पास आया था वो 5 लाख का हुआ क्या, तो ये पूरा समझ में आ जाता है। 2 लाख रुपए इसका आंसर होगा, और इसका आंसर सी हो गया, ABC, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, जिन पे इस प्रकार से अलॉट पैसा लेना था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे बचे हुए रुपए। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3 रुपए। अच्छा, एक शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर थे, उसने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ ही 30 अप्रैल को दे दिया। अच्छा ठीक है, मतलब क्या कि जो पैसा उसे फर्स्ट कॉल पे देना था या जो पैसा उसको फाइनल कॉल पे देना था, वो सारा का सारा पैसा उसने इन एडवांस दे दिया, अप्रैल में ही दे दिया, अप्रैल के लास्ट में। वैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी 1 अगस्त को, और सेकंड कॉल की जो ड्यू डेट थी वो थी 1 दिसंबर को। तो बताओ अगर हम उसको एडवांस पे 12% की रेट से ब्याज दें तो ब्याज कितना होगा। वेरी गुड, ठीक है।
मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का पैसा जिसकी वैसे जो तारीख थी जमा कराने की वो थी 1 अगस्त 2025 को, वो पैसा हमें एडवांस में मिल गया अप्रैल में। तो कितना महीना फालतू मिल गया, मई एडवांस हो गया, जून एडवांस हो गया, जुलाई एडवांस हो गया, तो हमें 3 महीना एडवांस ये पैसा मिल गया। और गौर करें, अगर हम फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल का पैसा जो हमें कायदे से 1 दिसंबर को मिलने वाला था, जो पैसा हमें 1 दिसंबर को मिलने वाला था वो पैसा भी हमें अप्रैल को ही मिल गया, क्योंकि उसने अप्रैल को हमें सारा पैसा दे दिया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पैसा हमें 7 महीना एडवांस मिल गया। थोड़ा गौर कीजिए अमाउंट पे। फर्स्ट कॉल की रेट है 2 रुपया। तो जैसे शेयर होल्डर के पास जिसकी बात चल रही है उसके पास 200 शेयर थे, तो 200 मल्टीप्लाई 2, यानी उसने हमें 400 रुपये एडवांस दिया। और फाइनल कॉल की जो रेट है वो है 3 रुपये, तो उसने हमें 600 रुपये एडवांस दिया। यानी जब उसने हमें पैसा एडवांस दिया होगा तब हमने कुछ इस तरह से एंट्री की होगी, बैंक DR टू कॉल्स इन एडवांस। उसने कुल मिला के 1000 रुपये हमें एडवांस दिया होगा। इस 1000 रुपये में 400 रुपये बिलोंग्स टू फर्स्ट कॉल एंड 600 रुपये बिलोंग्स टू सेकेंड कॉल। दोनों पैसे को अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, हिसाब की जगह है। तो बस अब बात आ गया है, ब्याज देने का समय आ गया है। 400 रुपये 3 महीने का ब्याज मतलब 3/12, और ब्याज देने की दर 12% तक हो सकती है। इस क्वेश्चन में 12% लिखी हुई भी है, तो 12% ऐसे करके मैं उसका कैलकुलेट किया तो आपका 12 रुपये ब्याज बना। उसका 12 रुपये ब्याज मैं दूंगा। जो दूसरी अमाउंट है वो 600 रुपये है, और 7 महीने है तो मैंने लिखा 7/12, और 12% है तो लिखा 12/100, और ये आपका हो गया 42 रुपया। तो पहला इंटरेस्ट 12 रुपया, दूसरा इंटरेस्ट 42 रुपया, ऑल टुगेदर बना 54 रुपया। थोड़ा छोटा हो गया पर 54 रुपये उसका इंटरेस्ट बना, तो 54 रुपीज़ का आंसर होगा। जब मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा तो बैंक नीचे आएगा और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस DR होगा, क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं तो हम बताते हैं कि इंटरेस्ट काय का दे रहे हैं। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो बस बताते हैं कि इंटरेस्ट किस बात का है। तो ब्याज की क्या प्रविष्टि होगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक एंट्री होगी, 54 रुपये से के साथ होगी। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की कैलकुलेशन कैसे होती है उससे रिलेटेड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। तो ये हो गया ना, ठीक है, एक सेकेंड है ना, ये वापस आ गई स्लाइड, 54 रुपये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। ये जो पहला क्वेश्चन आया था, जहाँ हम शेयर जब इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं, उसे कहाँ दिखाते हैं, वो तो बात हो गई। उस प्रीमियम का आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो सेक्शन 52 में बताया गया है कि आप प्रीमियम का क्या क्या कर सकते हो। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जो चल रहा है उसकी धारा 52(2) याद करना है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से चाहो तो अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर दे सकते हो। एक मैं लाइन बोलता हूँ, शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस शेयर देने से जो लॉस होगा वो लॉस आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हो। दूसरी बात बोलता हूँ, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तो मैं लाइन बोलता हूँ, कंपनी के जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय होते हैं उससे जो लॉस होता है उस लॉस को कवर कर सकते हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से। 2, अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन पर व्यय या दी गई कटौती या कमीशन को अप्लिकेट करने के लिए। इसका मतलब है जब आप शेयर इशू करते हो या डिवेंचर इशू करते हो उस समय अगर आप डिस्काउंट देते हो या आपका कोई खर्चा होता है या कोई आप कमीशन देते हो तो उससे जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। कैसे करेंगे, उसकी जनरल एंट्री हो जाती है। अच्छा, विमोचनशील यानी अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हो और रिडम्पशन आप प्रीमियम पे करते हो, यानी जो आप अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो उससे जो लॉस होता है उस लॉस को भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो। 4 और 5वां, जब आप शेयर्स का अपने खास करके इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हो, पुनः खरीद करते हो, तो उस समय भी सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये 5 आपको यूज केस इसके याद रखने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के ये 5 यूज हो सकते हैं। तो
आप फिक्स्ड असेट से हो रहा लॉस कवर नहीं कर सकते। आप प्रिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज कर सकते हो। आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, आपको लगेगा सर ये दे रखा है यहाँ पे, नहीं, बात समझना। प्रेफरेंस शेयर मान लो 10 लाख के रुपए के हैं और हम 1 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं, यानी 11 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए आप फालतू दे रहे हो ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके लिए एसपी साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम साहब को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, यानी प्रीमियम का यूज प्रीमियम के लिए कर सकते हैं। ऐसे याद कर लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैन बी रिटर्न ऑफ थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पे लिखा है कि हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसने कहा था कि कहाँ यूज कर सकते हैं, तो प्रारंभिक व्ययों को अपलेखन करने में इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन मैं आपको समझा दूं ताकि बच्चों को वो भी समझ में आ जाए कि कैसे क्या एंट्री। सपोज करो हमने एक एंट्री करी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री देख के समझ गए ना आप ये काय की एंट्री है। ये हमने शेयर इशू करे 25 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए हमको प्रीमियम मिला। 25 लाख के शेयर इशू किए, 5 लाख हमें प्रीमियम मिला, टोटल हमें 30 लाख रुपए मिले। तो ये एक शेयर इशू करने की एंट्री है जहां हमें प्रीमियम मिला, ये हो गई एक एंट्री। अच्छा, एक एंट्री ये है, देखो जरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डीआर टू बैंक। यूं समझो कि 2 लाख रुपए प्रारंभिक व्ययों पे हमने 2 लाख रुपए खर्च किए। अब मेरा टारगेट है कि मैं इस अकाउंट को राइट ऑफ करना चाहता हूं। आप राइट ऑफ करना आप समझ गए, इसलिए आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियो देख लिए। मुझे इस अकाउंट को राइट ऑफ करना है, निपटाना है, ठीक है, निपटा देता हूं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं निपटा दूंगा। जनरली खातों को निपटाने के लिए P&L यूज होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। तो आप ये एंट्री करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये जो एंट्री हो रही है ना, ये है आपकी राइट ऑफ की एंट्री। आपको 2 लाख रुपए को राइट ऑफ करना है, आप ये एंट्री कर सकते हो। अकाउंट में एंट्री परमिजिबल है, सेक्शन 52(2) इसको अलाउ करता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर हुआ। आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। एक बार फिर पीछे पड़ गया। अगर आपका 100 रुपए का शेयर है और आपको ऊपर का उसको पैसा लेना है, तो 100 का आप 110 ले सकते हो, हाँ। 120 ले सकते हो, हाँ। 150 ले सकते हो, हाँ। डबल अमाउंट ले सकते हो, 200, हाँ। 1000 रुपए ले सकते हो क्या, हाँ। मतलब प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। पहले एक जमाना था जब हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते थे, वहां पे एक कैप थी। कैप मतलब एक सीलिंग थी कि आप 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। मतलब 100 रुपये का शेयर है तो आप 95 में दे सकते हो, हाँ। 90 में दे सकते हो, हाँ। 85 पे दे सकते हो, नहीं। एक ज़माने में। आजकल तो रूल ये है कि हम शेयर को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, तो अभी तो डिस्काउंट खत्म हो गया। प्रीमियम पे कभी कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल को बताता है। ये वैसा ही है कि जैसे आपके शहर में कोई नामचीन स्कूल हो और आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में डलवाना चाहते हो। वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए फीस है और 10 लाख रुपए हम ऊपर का लेंगे, फिर भी आप मरे जा रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो इधर डलवाऊंगा। तो वो जो आप ऊपर का पैसा दे रहे हो वो प्रीमियम है, और प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती। तो आप याद रख लो, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम की अधिकतम दर की कोई सीमा नहीं है। पर वो तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। ऐसा थोड़ा ना कि आप 2 लाख रुपए के 25 लाख रुपए मांगोगे तो हर पेरेंट वहाँ अपने बच्चे को भर्ती करा ही देगा। आप 2 रुपए के शेयर के 25 रुपए मांगोगे तो हर कोई दे ही देगा। आपके शेयर में वो बात होनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी अपने अंशों के निर्गमन पे प्रीमियम के लिए चाहे जितना चार्ज करना चाहे कर सकती है, वो तो लेने वाला लेगा। ए लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 इक्विटी शेयर निर्गमित किए, उस पर 80 रुपए मांगा गया है। राकेश के पास 200 शेयर हैं, उसने 20 रुपए का फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया है, उसके कारण उसके अंशों को हरण कर लिया गया है। कंपनी की पुस्तकों में इन अंशों के हरण पर क्या जनरल एंट्री होगी, तो यहां पे इसीलिए कैलकुलेशन के साथ आपको एंट्रीज आनी चाहिए। कैपिटल का सीआर नेचर होता है, ये पहली बात है। हरण के समय कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाता है, ये मैं इस वीडियो में तीसरी बार बोल रहा हूं। तो कैपिटल को डीआर करेंगे, पहली बात। तो मैं आंसर नहीं देख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं सीधा ही कि जब आप अंशों का हरण करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर होगा, यह है पहली बात। हरण क्यों हुआ, फर्स्ट कॉल ना चुकाने की वजह से, उसे आप सीआर करेंगे।
और जितना पैसा आपने उससे वसूल कर लिया है वो आपके लिए प्रॉफिट होगा, वो शेयर फॉरफिटेड सीआर होगा। अब अमाउंट देखते हैं। हमने राकेश के पास 200 शेयर हैं और हमने 80 रुपये अब तक मांगा है, यानी ये आप याद कीजिएगा, इसलिए मैंने इसको कहा कि आपको कॉल्ड अप अमाउंट से भी ज़्यादा याद करना है कॉल्ड अप कैपिटल। इस वर्ड की ज़रूरत आपको प्रीमियम वाले क्वेश्चनों में पड़ेगी बहुत ज़रूरत से। तो 16,000 रुपये हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल का क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 20 रुपये नहीं मिला, तो 200 मल्टीप्लाई 20, 4,000 रुपये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 12,000 रुपये आ गया कि 12,000 कैसे आया सर, 16 में से 4 गए तो 12,000 आया। ये आपको एंट्री करनी है। अब आप देखो, पहली एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर किया है इन्होंने 20,000 से, तो इन्होंने गलत डीआर किया है, इन्होंने 100 रुपये से मल्टीप्लाई करा दिया। सेकेंड एंट्री में इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल को डीआर किया है 16,000 से, फर्स्ट कॉल को सीआर किया है 4,000 से, और शेयर फॉरफिटेड को सीआर किया है 12,000 से। बिल्कुल सही है। अब मैं ज़्यादा देखूंगा नहीं, देखूंगा तो कन्फ्यूज होऊंगा, पर फिर भी मुझे ये बी आंसर बिल्कुल पसंद आया है, सी बी इसका आंसर होगा। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रहा बी आंसर चलो ठीक है। एक और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जाती है। तो देखो याद करो, जब आप शेयर को इशू करते हो, लोगों को ऑफर करते हो, लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं, लोग आपके खाते में पैसे जमा कराते हैं, आप ऐसे एंट्री करते हैं बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे ही जो बैंक अकाउंट होता है ये एक स्पेशल अकाउंट होता है, क्योंकि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की शर्त होती है कि मतलब जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 1,00,000 शेयर जनता को ऑफर किए हैं तो 90% होता है 90,000। 90,000 शेयर जनता द्वारा खरीदे जाने जरूरी हैं, और अगर 90,000 शेयर जनता और अंडरराइटर्स नहीं खरीदते हैं तो हमें लोगों के पैसे लौटाने होंगे। तो इसलिए हम उसको एक स्पेशल अकाउंट में जमा करते हैं, यानी जब हमें ये पैसे मिलते हैं, जब हमें ये पैसे मिलते हैं तो हम उसे एक स्पेशल अकाउंट में जमा करते हैं। तो इन्होंने हम एक शेड्यूल्ड बैंक में एक इस पर्पस के लिए एक स्पेशल अकाउंट खोल के, इन अ स्पेसिफिक अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर द पर्पस, वहाँ पे इस पैसे को जमा रखा जाता है जब तक हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट सक्सेसफुली अचीव नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी आंसर रहेगा। यस, सी आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑन शेयर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करने पहले मैं आपको समझाता हूँ स्थिति क्या है। सपोज करो एक हमने एंट्री करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। काय की एंट्री है ये जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। सपोज करो हमारे 10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपये की हमारी रेट है, तो हमने 2,00,000 रुपया लोगों से मांगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें 1,60,000 रुपये मिल गया, पूरा पैसा नहीं मिला, सबने पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा मिला तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, आपको पता है कि आप चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो, और ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो ये एंट्री भी कर सकते हो कि जितना पैसा मिला उसको बैंक में डीआर करेंगे, वो तो है ही है। जितना पैसा नहीं मिला उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसको जितना पैसा मिला उसके लिए बैंक आएगा, और जितना पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर आएगा, और टू शेयर कैपिटल। मतलब चाहे आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलो चाहे नहीं खोलो, 40,000 रुपये आपके बाकी चल रहे हैं। अगर आप इन दो एंट्री को देखते हो तो मतलब शेयर अलॉटमेंट खाते में 40,000 रुपये बकाया दिख रहा है, और अगर आप ये एंट्री कर देते हो तो वो बकाया पैसा इस खाते में दिखाई दे रहा है। तो सपोज करो ये खाता है, तो इस खाते का डीआर नेचर है। ये पैसा बताता है कि जो पैसा हम लोगों पे मांगते हैं, लेकिन हम इसको एसेट की तरह नहीं दिखाते, हम इसे डेटर की तरह नहीं दिखाते। क्योंकि देखो अगर आप बात समझो, सपोज 20 लोग हैं, 1 2 ऐसे करके 20 लोग हैं, तो ये स्थिति लगभग ऐसी है कि 16 लोगों ने हमें पैसा दे दिया
और 4 लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। कई लोगों ने पैसा दे दिया और कई लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पैसा भी जो हमें मिलना है वो शेयर होल्डर से ही मिलना है। थोड़ा सा और बात सुनना, शेयर कैपिटल अकाउंट का में जो पैसा है वो हमें शेयर होल्डर्स को ही देना है, और कॉल्सन एरियर अकाउंट में जो पैसा है वो हमें शेयर होल्डर से ही लेना है। भले ही नाम अलग अलग है, एक अकाउंट आपको नाम सुनाई दे रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट और सीआर नेचर, और एक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है कॉल्सन एरियर अकाउंट जिसका डीआर नेचर, पर ये दोनों अकाउंट शेयर होल्डर से ही संबंधित है। इसीलिए इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में से ही माइनस करके दिखाते हैं। इस पैसे को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में से ही माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ बाय वे ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। अंशों का हरण कर लेते हैं, अंशों का हरण कर लेते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रिएट होता है, उसे शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाते हैं। लेकिन जब तक हम अंशों का हरण नहीं करते तब तक जो कॉल्सन एरियर अकाउंट होता है उसे हम शेयर कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर सी रहेगा। तो आपको स्टेजेस समझ में आना चाहिए किस स्टेज पे क्या होता है। इसके बाद ये है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिसीव राइट शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। इसे मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोल देता हूं कि सपोज करो हमने 2015 में शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए थे, और अभी 2025 में कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी और कंपनी 50,000 शेयर फिर से इशू करना चाहती है। तो कंपनी पहले ये शेयर अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी कि अगर आप लोग ले रहे हो तो पहला फर्स्ट चांस हम आपको देंगे, आप नहीं ले रहे हो तो हम ये शेयर किसी और को दे देंगे। तो उनका ये जो राइट है उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, मतलब अपने राइट के चलते वो ये जो शेयर्स खरीद पाते हैं उनको राइट शेयर्स बोलते हैं। इसको कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? इसको सेक्शन 62(1), ये आपको याद रखना है, सेक्शन 62(1) राइट शेयर्स को गवर्न करता है। इसमें जनरली ऐसा होता है कि राइट शेयर थोड़े सस्ते में दिए जाते हैं, अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में नहीं दिए जाते, फ्री में देते हैं उसको बोनस शेयर बोलते हैं, और ये मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। 62(1) सेक्शन है, उसको आपको याद करना है। पर फिर भी मैंने कहा जैसे अगेन बार बार किसी का क्वेश्चन हो गया सर ये 30 क्वेश्चन देखने से हो जाएगा क्या? पहले एक 30 क्वेश्चन का वीडियो मैंने और बना रखा है, तो 30 और 30 60 क्वेश्चन देखने से हो जाएगा सर, अब तो चैप्टर कवर हो गया। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान अनंतम, बहुत सारी प्रैक्टिस है। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन तो मिनिमम है और 500 500 600 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार तुमने तैयारी तगड़ी कर ली। थोड़े से क्वेश्चन देखने से तो देखो बात नहीं बनेगी, किस्मत की बात है इसमें से आ जाए, पर डीप डाइव तो वो तो कहते हैं ना गहरे पानी बैठने से ही मोती मिलता है, तो वाली बात है। बहुत लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी पढ़ाई से थोड़ा कुछ ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बिफोर फॉरफिचर ऑफ शेयर नोटिस ऑफ डैश डैश शैल बी गिवन टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। हम शेयर्स को जब्त करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट तो हमें लगता है कि हमने बस उसने पैसे नहीं दिए हमने शेयर फॉरफिट कर लिए, पर रियल वर्ल्ड में हम उसको 1-2 बार रिमाइंडर भेजते हैं, वार्निंग भेजते हैं, और अंतिम चेतावनी 14 दिन की होती है, और हम उसे रजिस्टर्ड डाक से सूचित करते हैं कि अगले 14 दिन के भीतर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपके अंशों को जब्त कर लेंगे। तो यानी आखिर में भी 2 हफ्ते का मौका दिया जाता है। 14 दिन आपको याद रखना है, अंशों के हरण से पहले एक अंतिम मौका 14 दिन का दिया जाता है। बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52, ये सिक्योरिटी प्रीमियम की धारा है, के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते से शेष राशि का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता? तो लाभांश के भुगतान हेतु भुगतान नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, बात समझना, कि सिक्योरिटी प्रीमियम से जो 5 लाख रुपए मिला वो 5 लाख रुपए का आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिविडेंड हमेशा किसी भी कंपनी को प्रॉफिट में से ही देना होता है, यानी कंपनी का ये धर्म है कि कंपनी पैसा कमाए और उस पैसे में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, न कि प्रीमियम से आया हुआ पैसा या कैपिटल से आया हुआ पैसा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप शेयर को इशू करते हो, उस पर आप डिस्काउंट देते हो, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से। हाँ, अगर आप फ्री में बोनस शेयर देना चाहते हो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देना चाहते हो, तो उसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हो। हाँ, ये राइट के निशान है। और अगर आप किसी कैपिटल लॉस को कवर करना चाहते हो, देखो ये
बहुत साफ नहीं लिखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली जो सेक्शन 52 है उसमें बहुत साफ नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी हम मानते हैं कि शेयर को इशू करने से जो नुकसान होता है वो कैपिटल लॉस है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे जो लॉस होता है वो भी कैपिटल लॉस है, तो उसको आप कवर कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए होगा, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट द बैलेंस विच इज लेफ्ट आफ्टर द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। तो इसकी तो हमने खूब प्रैक्टिस कर ली। हिंदी में क्या कह रहा है कि आपका ये जो अंश हरण खाता होता है या कई बार अपहरण खाता होता है, मैं चाहता तो उसको हरण कर सकता था, पर आप रेडी रहो, वो गूगल हिंदी ट्रांसलेट मारेगा तो अंश अंश अपहरण खाता भी दिख सकता है या कुछ और खाता संपहरण खाता भी दिख सकता है। तो अंश अपहरण खाते में अपहरित अंशों को री इशू करने के बाद जो शेष बचता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। किसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एंट्री के थ्रू बताऊं, आपने पहली एंट्री ये करी, शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। सपोज करो इस एंट्री में है 8,000 रुपये, जब आपने री इशू किया तो ऐसी एंट्री करी, बैंक डी आर शेयर फॉरफिटेड डी आर टू शेयर कैपिटल। सपोज यहाँ पे आया 5,000, तो बात समझना, यहाँ 8,000 रुपये था, यहाँ 5,000 रुपये सी आर में से डी आर हो गया, तो अभी भी इस खाते में 3,000 रुपये बचा पड़ा है, तो उसको बचा पड़ा नहीं रहने देंगे, इस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में याद रख के ट्रांसफर कर देंगे, P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, सिंस इट्स अ कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट सॉरी, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो यही पूछ रहा है, मतलब जो हो रहा है उसको तकनीकी भाषा में भी आपको बोलना आना चाहिए, एक लेखापाल की भाषा में भी बोलना आना चाहिए। तो इसे कैपिटल रिजर्व खाते में, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स। तो जो कंपनी का एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसे कंपनी का चार्टर, कंपनी का सबसे बेसिक आधारभूत प्रलेख कहा जाता है। ये कंपनी का बाहरी व्यक्तियों से संबंध स्टैब्लिश करता है। एमओए कंपनी का बाहरी पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित करता है, कंपनी का क्षेत्र निर्धारित करता है, पार्षद सीमा नियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिविडेंड इज जनरली पेड ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने का। सपोज करो कि हमने 40 लाख रुपए जनता से मांगे, शेयर हमने इशू किए, सपोज करो हमने 4 लाख अंश इशू किए 10 रुपए वाले, हमने 40 लाख रुपए लोगों से मांगे, हमें 5 लाख रुपए प्राप्त नहीं हुआ, उसे हमने नाम दिया कॉल्स इन एरियर, और हमें मान लीजिए कि 35 लाख रुपए मिला। ठीक है, नाउ आई वांट टू से दैट आप जो डिविडेंड दोगे, पहली बात तो ये समझो कि डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है। सपोज आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और कंपनी मान लीजिए 10% डिविडेंड देना चाहती है, तो 10% किस पे निकलेगा, 20 लाख पे, 40 लाख पे, 5 लाख पे या 35 लाख पे। ओके, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आप डिविडेंड किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को। क्यों दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको कैपिटल दी है। क्या उन्होंने 40 लाख दिया, नहीं, उन्होंने आपको 35 लाख दिया। 40 लाख हमने उनसे मांगा था, पर दे पेड 35 लाख रुपये, इसलिए हम उनको 35 लाख रुपए पे देंगे। तो ये जो 10% निकलता है वो इस पे निकलता है, किस पे, पेड अप कैपिटल पे। पेड अप कैपिटल 35 लाख का 10%, 3.5 लाख रुपए हम उसे डिविडेंड देंगे। ये दिया प्रॉफिट में से जाएगा। इसको देने के बाद आप भले कह दो कि 20 लाख में से 3.5 लाख हमने दे दिया, अभी हमारे पास 16.5 लाख बचा है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। पर 10% जो होता है वो 20 लाख पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि डिविडेंड इज जनरली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, जितना पैसा जनता का हमारे पास आ रखा है अगेंस्ट कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन है उज्ज्वल सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक, जिसमें 60 रुपए कॉल्डअप थे, कॉल्डअप के लिए मांगे गए या याचित शब्द होता है, वाले 200 अंश जो हमने करीना को जारी किए थे, जिन पर 20 रुपए वो भुगतान कर चुकी थी, जब्त किए। 60 में से 20 रुपए दे चुकी थी। इनमें से 150 अंश बड़ी बहना करिश्मा को हमने 45 रुपए प्रति अंश में 60 रुपए पेड अप मानकर री इशू कर दिए गए। कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर होंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। पहले इसमें स्टोरी में नाम आया करीना, और 60 रुपए हमने उससे मांगे थे, और वो हमें 20 रुपए दे चुकी थी, तो उसने हमें 20 रुपए दिए। फिर उसके शेयर हमने लेके उसकी बड़ी बहन करिश्मा को दे दिए,
और करिश्मा से जो हमने चार्ज किए वो 45 रुपये चार्ज किए। तो हमने कुल मिला के 65 रुपये चार्ज किए। हमने 20 और 45 65 रुपये चार्ज किए और हमने शेयर को 60 रुपये पेड अप माना। जैसे हमने उसको शेयर दिए, हमने कहा करिश्मा आपके अब 60 रुपये जमा हो गए, भले हम आपसे 45 रुपये ले रहे हैं लेकिन हमने आपके 60 रुपये जमा कर लिए हैं हमारे रजिस्टर में, 40 रुपये हम आपसे फ्यूचर में ले लेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो 65 रुपये हमने लिए दोनों बहनों से, 60 रुपये पेड अप के अगेंस्ट, तो हमें फिर भी 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना। जैसे किसी से 65 रुपये लेके हमने उसके रजिस्टर में 60 रुपये जमा कर दिए तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। और हमने 150 अंश रीइशू किए हैं तो 15 पंजे 75, 750 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। ये 750 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्रीज़ के रास्ते से जा सकते हैं, लंबा पड़ेगा, हो सकता है तुम फंस जाओ एंट्रीज़ में। ये तरीके से आई थिंक सेफ पहुंचोगे। 750 रुपये इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। बाकी तो अपनी अपनी कमांड की बात है, ज़रूरी नहीं मेरे लिए जो आसान तरीका है आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या जोड़ा गलत है? तो पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिन अंशों को लाभांश की प्राप्ति तथा पूंजी वापसी में प्राथमिकता होती है, ये सही लिखा है। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है प्राथमिकता, हिंदी में वर्ड होता है पूर्वाधिकार, संधि विच्छेद पूर्व प्लस अधिकार। तो उनको ये अधिकार होता है कि जीते जी डिविडेंड उनको पहले मिलता है इक्विटी शेयर से पहले, और मरते समय उनको कैपिटल पहले मिलती है इक्विटी शेयर से पहले ही। तो ये बात सही लिखी हुई है। समता अंश वो होते हैं जो पूर्वाधिकार नहीं है, तो अगर कोई शेयर प्रेफरेंस नहीं है तो फिर वो इक्विटी है, ऑर्डिनरी है, सही है, ये कथन भी सही है। स्वैट समतांश या स्वेद समतांश वे समतांश जो कंपनी के कर्मचारियों अथवा संचालकों को निर्गमित किए जाते हैं, ये भी सही है। जो स्वैट इक्विटी शेयर होते हैं, स्वैट पसीना, हिंदी में स्वेद, स्वेद भी मतलब पसीना। तो जो लोग हमारे लिए पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, हम उनको कभी कभी नो हाउ उपलब्ध कराने के बदले डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स देते हैं, वो स्वैट इक्विटी शेयर होते हैं, ये भी सही लिखा है। और अधिकार अंश वो होते हैं जो कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को मुफ्त में दिए जाते हैं। ये जो मुफ्त वर्ड लिख दिया ना, इस वजह से कथन गलत हो गया, बाकी वैसे सही था। राइट शेयर भी कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं पर मुफ्त में नहीं दिए जाते, तो ये कथन गलत हो गया। तो इसलिए इसमें डी जो है वो गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड फॉर ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है एंड मस्ट नो क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। ऐसा पैसा जो कंपनी अपने समापन के समय मांगेगी उससे पहले वो नहीं मांगेगी, वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। तो संचित पूंजी है, जैसे किसी कंपनी कैपिटल 10 लाख रुपए है, कंपनी ने मान लो 5 लाख रुपए इस साल मांग लिया और कंपनी ने 4 लाख रुपए कहा कि वो हम 2026 में लेंगे यानी नेक्स्ट ईयर में लेंगे, और बाकी 1 लाख रुपए के लिए कंपनी ने कहा कि ये पैसा हम तब लेंगे जब कंपनी का समापन हो रहा होगा, उससे पहले हम नहीं लेंगे। तो ये पैसा कंपनी के क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी देता है। तो ये पैसा जो इस तरह से हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके पीछे के लिए रख लिया है, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। सी इसका आंसर होगा। बाकी कथा कहानी आप पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशन, तो आपको MOA वर्सेस AOA इनमें अंतर याद करके जाना है। पब्लिक लिमिटेड वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड में अंतर याद करके जाना है। जो चैप्टर आसान है उनको तो कर लेना चाहिए अच्छे से। MOA कंपनी का बाहरी आदमियों के साथ संबंध स्थापित करता है और AOA कंपनी का इसके सदस्यों के साथ और सदस्यों का सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। इनका हिंदी नाम होता है अंतर्नियम। अंतर्नियम नियम मतलब आंतरिक नियम। ये इनका नाम होता है सीमा नियम, ये कंपनी की सीमा तय करते हैं बाहर। और अंतर्नियम मतलब आंतरिक नियम। तो आंतरिक नियम में कंपनी सदस्यों से कितना ब्याज लेगी, कॉल से नहीं देगा, क्या नियम होगा, मीटिंग कैसे होंगी, ये सब कंपनी के अंतर्नियम होते हैं। तो यह कंपनी और सरकार के बीच संबंध स्थापित करती है, इसने अंतर्नियम पूछा है। यह कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करती है, गलत है। यह कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच और कंपनी के सदस्यों में आपस में संबंध तय करती है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आज तो कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब हुए आप, सी लो, है ना। नेक्स्ट, विच कैपिटल इज मेंशन्ड इन द कंपनीज, ये MOA है।
कौन सी कैपिटल का उल्लेख एमओए में होता है? तो जो कैपिटल क्लॉज होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एक कैपिटल क्लॉज होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी वाक्य। तो पूंजी वाक्य में कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल लिखी हुई होती है और उसे हम कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। अगर वहाँ मान लो 4 CR यानी 4 करोड़ लिखा है तो इसका मतलब है कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जनता से 4 करोड़ रुपए ले सकती है। कंपनी इसी साल 4 करोड़ ले, ये आवश्यक नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब अथॉरिटी, कंपनी उतना पैसा शेयर होल्डर से ले सकती है पूरे जीवन काल में। तो कंपनी के पूंजी वाक्य में जिस पूंजी का उल्लेख होता है उसे हिंदी में अधिकृत पूंजी, अधिकतम पूंजी, नाममात्र की पूंजी, पंजीकृत पूंजी कहते हैं। अंग्रेजी में ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। सी आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंपनी इज नॉट करेक्ट? कंपनी दावा कर सकती है, कंपनी पर दावा किया जा सकता है, सही बात है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जैसे मैं किसी पे वाद प्रस्तुत कर सकता हूं, कोई मुझ पे वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसी तरह कंपनी भी अपने नाम से किसी को स्यू कर सकती है, कोई और भी कंपनी को स्यू कर सकता है। स्यू करना मतलब केस करना, कर सकती है। कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, तो हम जानते हैं कि शेयर होल्डर का और कंपनी दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को, पार्टनरशिप फर्म को दिवालिया घोषित किया जा सकता है क्योंकि वहाँ असीमित दायित्व होता है। कंपनी में जनरली सीमित दायित्व होता है, तो कंपनी कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती। कंपनी का उत्तराधिकार निरंतर या शाश्वत होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शेयर ट्रांसफर करते रहेंगे, जीते मरते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक समापन या लिक्विडेशन नहीं हो जाता, ये भी सही है। कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ये कथन गलत है। ये आप कंपनी की विशेषताएं अगले पेज पे दे रखी है मैंने, ये सारी आपको याद करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 बचे हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर द अमालगमेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7, कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए, तब आप कंपनी का निर्माण कर सकोगे, सार्वजनिक कंपनी का निर्माण या समामेलन कर सकोगे। इतना आसान क्वेश्चन। कुछ भी हो सकता है वहाँ, आसान, हार्ड, बहुत हार्ड, कुछ भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग द इक्विटी डिविडेंड आर कॉल्ड। प्रेफरेंस शेयर के 8 प्रकार होते हैं, 8 टाइप होते हैं, वो 8 टाइप आप याद करके जाना। जैसे उसमें मैं एक टाइप आपको बताता हूँ। जैसे प्रेफरेंस शेयर को मान लो हम ये कहें कि आपको 10% डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और इक्विटी शेयर को देने के बाद अगर बचा तो आपको 5% और मिलेगा। अगर ऐसा शेयर हमने इशू किया है तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में बोलते हैं उसको अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। अवशिष्ट होता है बचा हुआ। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको पहले 10% मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और उसके बाद बच गया तो आपको 5% और मिलेगा, तो वो कह लेंगे अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, वरीयता अंश, अधिमान अंश, सब एक ही बात है। इंग्लिश में प्यार से हम उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जनरली प्रेफरेंस शेयर बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नेचर के होते हैं, और अगर ऐसे हो तो वो बड़े खुश होंगे इसको देख के। तो होप आप भी इस वीडियो से खुश हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर पे हम बात करेंगे, और कुछ कंपनी की बेसिक बातों पे भी बात करेंगे। 30 MCQ आपके सामने आएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज दर है। देखिए, कभी कभी जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देते, या देर से देते हैं, इनफैक्ट देर से देते हैं। तो जब तक वो कॉल बाकी रहती है उसे अपन कहते हैं कॉल्स इन एरियर। उस पर कंपनी कितना ब्याज लेना चाहे उतना ब्याज ले सकती है, अपने आर्टिकल्स में नियम तय कर सकती है। पर बाय द वे, अगर उन्होंने आर्टिकल्स में इस बारे में नहीं लिखा है तो टेबल F बताती है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो बकाया मांग पर 10% की दर से ब्याज लिया जाता है। 2 रेटें आपको अच्छे से याद करनी है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इस केस में शेयर होल्डर हमें देरी से पैसा देता है और कंपनी 10% की रेट से ब्याज चार्ज करती है जितना महीना देर हुई है। और अगर कोई बंदा
हमें एडवांस पैसा दे देता है तो उसकी रेट भी आर्टिकल्स में लिखी हुई होती है, और अगर रेट लिखी हुई नहीं हो तो कंपनी 12% की रेट से ब्याज देती है। तो आप कह सकते हैं कंपनी इस मामले में दयालु है, लेती कम है देती ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में बकाया मांग पे है तो कंपनी 10% की दर से ब्याज लेगी। हिंट, दिस इज एज पर द टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, हमें पता है ABCDE, इन टेबल में तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए कैसा MOA बनाया जा सकता है उसके प्रावधान दिए हुए हैं, और उसके बाद E के बाद FGHJI, इसमें कैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मॉडल प्रारूप उसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डैश डैश से डेबिट किया जाता है तथा अंश हरण खाते को डैश डैश से क्रेडिट किया जाता है। ओके, जब हम शेयर फॉरफीचर करते हैं, आपको ध्यान है कि कोई बंदा अगर हमें शेयर का पैसा नहीं देता है तो नोटिस देने के बाद हम उसको, रिमाइंडर वगैरह देने के बाद हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट 2 में एक तो आता है जो पैसा उसने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ कॉल्स इन एरियर। 2 कॉल्स इन एरियर, जो पैसा उसने नहीं दिया। और 2 आता है शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में आता है जो पैसा उसने दिया, यानी शेयर कैपिटल के सामने तो आता है वो पैसा जो हमने उससे मांगा या चाहा। कॉल्स इन एरियर के सामने आता है जो उसने नहीं दिया, और शेयर फॉरफिटेड के सामने आता है जो उसने दिया। तो मांगे गए को बोलते हैं याचित। तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है याचित राशि से, यानी कॉल्ड अप अमाउंट से। तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप। और कॉल्स इन एरियर के सामने आता है अनपेड, और शेयर फॉरफिटेड के सामने आता है पेड, अब तक चुकाया गया, चुकता पूंजी। तो अब अपन जब समझ गए हैं कि शेयर कैपिटल को तो मांगी गई कैपिटल से डेबिट किया जाता है और शेयर फॉरफिटेड को प्राप्त की गई राशि से क्रेडिट किया जाता है, तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आप सी को बिल्कुल सही पाएंगे कि कॉल्ड अप कैपिटल और फॉरफिटेड शेयर से डेबिट किया जाता है, और जो अमाउंट रिसीव हुआ है उससे हम शेयर फॉरफिटेड को सीआर करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है। आपको अकाउंटिंग आती होगी, कोई कहेगा ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, वेल उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब हमें पता है कि सेक्शन 52 है। अगर कंपनी अपने शेयर पे ऊपर का पैसा लेती है, जैसे सपोज करो 100 रुपये का शेयर है और कंपनी 120 रुपये पे इशू करती है, 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करती है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है उसके लिए सेक्शन 52(2) बताई गई है। आप सेक्शन 52 याद कर लीजिए भले। वहाँ बताया गया है कि आप बोनस शेयर देने में इसे यूज़ कर सकते हो, यस। आप सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। आप प्रारंभिक व्ययों को राइट ऑफ करने में इसका यूज़ कर सकते हो, यस। और डिवेंचर्स के डिस्काउंट इशू पे जो डिस्काउंट राइट ऑफ होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, यस। तो इसका आंसर बी आएगा। मतलब जो पैसा आपने एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, उस पैसे में से कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। कंपनी कभी भी डिविडेंड देती है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट्स में से दिया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। तो इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा में एक बात लिखी है, आप यहाँ पे ये 5 इसके यूज़ केस हैं। आप बोनस शेयर देने में इसको यूज़ कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ में यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई कमीशन दिया है या कोई खर्चा किया है या कोई डिस्काउंट दिया है तो आप उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद है, अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम देना चाहते हो या डिवेंचर्स के रिडम्पशन पे प्रीमियम देना चाहते हो तो उस प्रीमियम को देने से जो लॉस होता है उसमें आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कंपनी अपने ही शेयर्स को सेक्शन 68 के तहत बायबैक कर रही है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, लेकिन साफ साफ लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। जैसे
जैसे कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, 100 में से कंपनी ने 80 रुपया मांग लिया है, तो बाकी जो 20 रुपया नहीं मांगा है उसे कहते हैं अनकॉल्ड। इस 20 में से भी 10 रुपये के लिए कंपनी ने कहा है कि इट विल बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, कि ये पैसा हम कंपनी के समापन के समय ही मांगेंगे, तो यानी आपने इसे रिजर्व में रख लिया, तो इसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व इज अ डिफरेंट टर्म। जो कैपिटल आपने रिजर्व में रखती है नोन एज रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी, आरक्षित पूंजी, बी इसका आंसर है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में इस प्रोविजन को विड्रॉ कर लिया है, नॉलेज के लिए ठीक है, और उसमें भी एक केस बताया गया है कि आप रिजर्व कैपिटल रख सकते हो। तो एक बार मैं इसका नियम पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है, पहले पूरी बात सुनते हैं। द कंपनी मे डिसाइड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन दैट अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड अमाउंट शैल नॉट बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। इसमें दो बातें हैं समझने की। कंपनी कुछ पैसा ये तय कर सकती है कि हम लिक्विडेशन पे ही मांगेंगे, लेकिन पहली बात है कि इसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, विशेष संकल्प पारित करना होगा। दूसरी बात, दिस अमाउंट शुड बी शोन बाय वे ऑफ नोट्स इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं उसमें रिजर्व कैपिटल को दिखाया जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। नाउ इट हैज़ बीन विड्रॉन इन द न्यू कंपनीज एक्ट, और अब ये लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट an unlimited company having a share capital may provide for reserve share capital on conversion into limited company। ये कह रहे हैं कि अगर कोई असीमित दायित्व वाली कंपनी है और अगर वो सीमित दायित्व वाली कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो इस तरह की रिजर्व शेयर कैपिटल रख सकती है। वैसे ये प्रोविज़न अब विड्रॉ हो गया है, ठीक है, तो आप तो याद कर लीजिए। इन्होंने बेसिकली रिजर्व कैपिटल का मतलब पूछा था, वो आपने समझ ही लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख कंपनी व बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, इसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। कंपनी और बाहर की दुनिया के बीच में अगर कोई ब्रिज है, कोई इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो वो है एमओए, क्योंकि कंपनी के एमओए में कंपनी का स्कोप, ऑब्जेक्टिव ये सब आ जाते हैं। कंपनी क्या कार्य कर सकती है, कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे, कंपनी की कैपिटल क्या होगी, इससे मोटा मोटा उसकी और बाहरी दुनिया के साथ संबंध सेट हो जाते हैं। तो आप कहेंगे फिर अंतर नियम क्या करते हैं? तो अंतर नियम होते हैं आंतरिक नियम। आंतरिक नियम किसके लिए होते हैं? कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर ये कहता कि कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में संबंधों को परिभाषित कौन करता है, तो उसके लिए आता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन एमओए आएगा अगर कंपनी व बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए एमओए होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केजीएफ लिमिटेड ने 2000 अंशों के आवेदन हेतु प्रोस्पेक्टस इशू किया। 3000 अंशों के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। 2400 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया। यदि पुष्पा को 40 शेयर अलॉट किए गए होंगे तो उसने कितने शेयर्स के लिए आवेदन किया था? तो पहली पूरी बात समझिए, आपके पास 3000 एप्लीकेशंस आए और मैं आपको बता सकता हूँ, लिखा नहीं है पर आप मान के चलिए इन्होंने 600 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। केवल हमने 2400 एप्लीकेशंस को ही एंटरटेन किया है और हमारे पास देने के लिए 2000 शेयर्स हैं, क्योंकि हमने 2000 एप्लीकेशंस ही इन्वाइट किए थे। जैसे मान लो हमारा कॉलेज है, उसमें हमने बताया कि भाई हम आर्ट्स फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म ले रहे हैं। हमारे पास मान लो 100 सीटें हैं। फॉर्म भरने वाले को थोड़ा पता है, तो ए ने भर दिया, बी ने भर दिया, सी ने भर दिया, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो हो सकता है हमारे पास 150 फॉर्म आ जाए, पर देने के लिए तो हमारे पास 100 ही सीटें हैं। उसी तरह कंपनी ने भी 2000 एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशन दिया था, लेकिन हमारे पास राइट नाउ 2400 एप्लीकेशंस आ गए हैं। इसका मतलब हमारा एक रेशो बनेगा, अगर आप इनके 0-0 हटाओगे तो आप एक बनेगा 6:5। 6:5 को समझने के लिए यूँ समझो कि मेरा एक तरीका है कि अगर कोई मुझे 6 बार कॉल करता है तो मैं 5 बार उससे बात करता हूँ। अगर कोई बंदा, यानी यूँ समझो कि दिन भर में जब 6 कॉल आती हैं तो मैं उसमें से 5 अटेंड करता हूँ। ये मेरा एक पैटर्न है, एक रेशियो है, ठीक है। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि मेरे पास 60 कॉल्स आए दिन भर में, तो बताओ मैंने कितने अटेंड किए होंगे? तो इस रेशियो को माने तो 60 कॉल्स अगर मेरे पास दिन भर में आए हैं तो मैंने 50 अटेंड किए होंगे। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास
50 की जगह मैं बोलूँगा मेरे पास 10 बार मैंने बात की है, तो बताओ कॉल कितने आए होंगे। तो आप समझ जाएंगे 10 इंटू लाइक ऐसे करके कि आपके पास सर 12 बार कॉल आए होंगे। ठीक है, तो आपने एक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो समझ लिया। ये रेशियो समझ में आ जाता है तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि पुष्पा को 40 शेयर अलॉट किए गए, तो उसके एप्लीकेशन तो ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में जो रेशियो है दैट इज 6:5। तो जो हमें 6 के लिए अप्लाई करता है हम उसको 5 अलॉट करते हैं। अब मैं फिर बोलता हूँ भाई, इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। अगर कोई हमसे 6 शेयर मांगता है तो हम उसको 5 देते हैं, ये हमारी आदत है। तो अगर हमने किसी को 40 शेयर दिए हैं तो डेफिनेटली उसने हमसे ज़्यादा मांगे होंगे, क्योंकि 40 शेयर तो हमने उसको दिए ही हैं, तो उसने अप्लाई हमें ज़्यादा के लिए किया होगा। उस ज़्यादा तक पहुंचने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा एंड देन यू विल फाइंड कि उसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो मैं कहना चाहता हूं पुष्पा जिसको 40 शेयर्स हमने दिए हैं उसने बेसिकली हमसे 48 के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जिसकी अथोराइज कैपिटल 5000 शेयर्स है, जनता को 3000 अंशों के लिए बंटन का प्रस्ताव किया, आवेदन पत्र 4000 अंशों के लिए प्राप्त हुआ, तो इसे क्या कहेंगे। देखिए, अथोराइज कैपिटल होती है वो मैक्सिमम कैपिटल जो हम पब्लिक से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे अथोराइज कैपिटल में 5000 शेयर्स हैं, इसका मतलब होता है मैक्स टू मैक्स कंपनी 5000 शेयर इशू कर सकती है। 5000 शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ हम इशू कर सकते हैं। समझो पहले लॉट में हमने 3000 शेयर्स इशू किए। इशू करने का मतलब होता है 3000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशंस इनवाइट किए कि आओ 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 3000 शेयर्स पे वैकेंसी है, आओ आओ आओ। जैसे मेरी बहुत बड़ी कंपनी है तो मैंने बोला भाई 3000 सीट्स हैं, हमें भरनी है। फिर वहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ पे देखोगे 4000 फॉर्म भरे गए। 4000 फॉर्म भरे गए तो 3000 एप्लीकेशंस हमने इनवाइट किए थे, बट 4000 फॉर्म्स आ गए। 4000 लोगों ने सब्सक्राइब किया या सब्सक्राइब के लिए अप्लाई किया, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। जी हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमेशा कम ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है वो कंपैरिजन होता है कि आपने कितने ऑफर किए थे पब्लिक को या कितने शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया था और कितने एप्लीकेशंस उसके अगेंस्ट आए। हमने 3000 के लिए इनवाइट किया था, 4000 एप्लीकेशंस आए। नो डाउट इट्स अ मैटर ऑफ क्लियर कट मैटर ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, या तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए उनका पैसा हम रिफंड करते हैं, नहीं तो फिर हम उनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन का प्रो राटा बनता तो वो यूँ बनता एप्लीकेशन 4000 अलॉटमेंट 3000। ठीक है, फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3/4 करना पड़ता, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4/3 करना पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए गई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कहता है एक कंपनी को वैध सभा बुलाने के लिए सदस्यों को सूचना न्यूनतम कितने दिन पहले भेजनी चाहिए। अगर आप एक जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हो, आप चाहते हो कि जनरल मीटिंग लेजिटिमेट तरीके से हो, वैधानिक रूप से हो जाए, उसको मतलब ऐसे नहीं कहेगी ये तो इनवैलिड मीटिंग हो गई, तो एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए आपको कम से कम 21 डेज का टाइम देना चाहिए। कम से कम 21 दिन का प्रायर नोटिस देना चाहिए। इसमें नोटिस भेजने का दिन और नोटिस मिलने का दिन इंक्लूड नहीं होता। कम से कम 21 दिन का क्लियर कट गैप होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ बातें हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए पूरा। प्रोसीजर टू होल्ड एन एजीएम, द कंपनी मस्ट गिव अ क्लियर 21 डेज नोटिस टू इट्स मेंबर फॉर कॉलिंग द एजीएम। द नोटिस शुड मेंशन द प्लेस, द डेट एंड द डे ऑफ द टाइमिंग। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को बताओगे तो आप बताओगे किस जगह पे हो रहा है, किस दिन होगा, कितने बजे होगा। और द नोटिस शुड ऑल्सो मेंशन द बिजनेस मतलब एजेंडा। आपको मीटिंग में नोटिस में ये भी बताना होगा कि उस मीटिंग में क्या होगा, ताकि लोग समझ लें कि कितनी इंपॉर्टेंट वो मीटिंग है। अ कंपनी शुड सेंड द नोटिस ऑफ द एजीएम टू all members of the company including their legal representative of a deceased member and assignee of an insolvent member। तो हमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को बुलाना है, और अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को बुलाना है।
साथ ही साथ कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जिसको कंपनी ऑडिटर बोलते हैं, उसको भी बुलाना है, और जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको भी बुलाना है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इसका जब नोटिस देगा तो इन सबको वो नोटिस देगा। द नोटिस मे बी गिवन इन राइटिंग थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये सारे तरीके चलेंगे। स्पीड पोस्ट आप जानते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट आप जानते हैं, और मेल के थ्रू भी हो सकता है। द नोटिस शुड बी सेंड टू द एड्रेस ऑफ द मेंबर एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये तो ठीक है। आगे है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द नोटिस शुड बी सेंड टू द ईमेल एड्रेस ऑफ द मेंबर as per the records of the company. The notice can be text typed in an email or an attachment to an email. ठीक है, मतलब ईमेल के अंदर आप पीडीएफ वगैरह अटैच करके भी भेज सकते हो, और टाइप्ड मैसेज भी हो सकता है। द नोटिस ऑफ द एजीएम शुड बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी और एनी अदर वेबसाइट एज मे बी मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपकी वेबसाइट है जो कि कंपनी की होती ही है तो आपको वहाँ पे भी इसको दिखाना है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए पढ़े जा रहा हूँ। एन एजीएम कैन बी कॉल्ड एट अ नोटिस पीरियड शॉर्टर देन 21 days इफ एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट इन द मीटिंग एग्री टू द शॉर्टर नोटिस। अगर 21 दिन से कम का अगर आपने नोटिस दिया है तो उसमें फिर ज़रूरी है कि कम से कम 95% मेंबर्स इस पे अग्री हों, मतलब वो ऑब्जेक्शन ना करें। जैसे अगर मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर हैं और कंपनी ने मान लीजिए 12 दिन पहले नोटिस डाला कि 12 दिन बाद मीटिंग है, लेकिन 100 में से 96 ने कहा चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 95% का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो ये 12 दिन का जो नोटिस वाली मीटिंग है वो भी वैलिड हो जाएगी। तो गुंजाइश है अगर 95% वोटिंग राइट वाले मेंबर्स अपनी कंसेंट दे दें, और ये कंसेंट है तो राइटिंग में होगी या मेल के थ्रू होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर मान्य होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। एक कंपनी की तुलना एक नदी से की जा सकती है जो कि अपनी पहचान बनाए रखती है, यद्यपि इसके वे अंग जिनसे ये बनती है लगातार बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कंपनी की कौन सी विशेषता इस कथन में निहित है? तो हम जैसे ये कथन के अलावा मैं कथन बोलूँ कि लोग आते जाते रहते हैं पर कंपनी सदैव बना रहती है, या मैं एक कथन और बोलूँ कि एक एनुअल जनरल मीटिंग सभा में बम गिरा दिया गया, सभी शेयर होल्डर्स की मृत्यु हो गई लेकिन कंपनी की मृत्यु नहीं हुई। या एक कंपनी एक नदी की तरह है जो हमेशा कल कल करके बहती रहती है। तो ये बताती है शाश्वत उत्तराधिकार, सतत उत्तराधिकार। ठीक है, कंपनी की विशेषताओं में सीमित दायित्व भी होता है, कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है, ये भी कंपनी की एक विशेषता है। कंपनी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, ये भी एक विशेषता है। कंपनी की संपत्ति सदस्यों की संपत्ति से पृथक होती है, ये भी एक विशेषता है। लेकिन जो स्टेटमेंट था कि अ कंपनी कैन बी कंपेयर टू अ रिवर, कंपनी एक नदी की तरह है, तो उसमें भाटा, पत्थर, मिट्टी, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, है ना। लेकिन नदी हमेशा बनी रहती है। तो ये इसी तरह की है कि शेयर होल्डर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो अपने शेयर्स खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, वो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी जनरली बनी रहती है। तो ये शाश्वत उत्तराधिकार, सतत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सीशन वाले विशेषता को बताती है। ठीक है, ये कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं, आप देख लेना। इसके बाद है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस प्रकार का खाता है? इज इट अ रियल अकाउंट और अ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं उस दौरान कुछ अकाउंट बनते हैं कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री बनता है। फिर थर्ड एंट्री आते आते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाता है। फिफ्थ एंट्री में आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। ये सारे अकाउंट पर्सनल नेचर के होते हैं क्योंकि ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सोचो जरा, जब मैं एंट्री लिखता हूँ बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, तो मैं पूछता हूँ बताओ इस एंट्री में क्या हुआ, तो तुम लोग बोलते हो कि है ना सर अलॉटमेंट का पैसा मिला। तो किससे मिला? ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक से मिला। यानी शेयर अलॉटमेंट क्या है? इट्स अ ग्रुप अकाउंट जो एक ग्रुप को, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। आसान क्वेश्चन है, समझो तो आसानी है। वेल, अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। एक तरफ लिखा है बोनस शेयर्स, डीमैट शेयर्स, राइट इशू और स्वैट इक्विटी शेयर्स। तो बोनस शेयर वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए जाते हैं,
जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर होते हैं उनको फ्री में दिए जाते हैं। डीमैट शेयर्स ये होता है कि आजकल शेयर्स फिजिकली या हार्ड कॉपी में नहीं दिए जाते, आजकल शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं। जैसे बैंक में जो पैसा पड़ा है आपके पास वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, और आपके हाथ में जो कैश पड़ा है, जो नोट होते हैं, वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, बैंक में रखा हुआ है वो पैसा भी पैसा आप ही का है। इसी तरह शेयर्स डीमैट फॉर्म में यानी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में भी होते हैं। राइट इशू हम हमारे ही शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करते हैं कि वो नए शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं अगर वो लेना चाहें, तो अगर उनका इंटरेस्ट हो तो पहले हम उनको शेयर्स ऑफर करते हैं यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स को। और स्वेट इक्विटी शेयर्स हम कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं अगर उन्होंने हमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई हो तो अब देखो सामने लिखा है इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर। तो ये वाली बात राइट इशू के लिए ठीक है कि राइट इशू में हम जब नए शेयर फ्रेश शेयर्स निकालते हैं तो पुराने शेयर्स होल्डर को रिस्पेक्ट करते हुए पहले हम उनसे पूछते हैं। इशू इज मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर फ्री ऑफ चार्ज, तो शेयर फ्री में मिल रहे हैं तो ये डेफिनेटली बोनस शेयर है, इसको मिलाएंगे तो A2 बनेगा। मैं बस ये देख लूँ कि मुझे 4 मिलाने ना भी आते हो तो इन 2 को मिलाने से बात बन जाती है क्या C1 A2। तो C1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब A2 चाहिए, A2 इसमें है। तो बस अब मेरे को पूरा क्वेश्चन ना भी आता हो तो मैं इसका आंसर D देने वाला हूँ, पर फिर भी और मैं देख लेता हूँ। शेयर्स इशूज बाय अ कंपनी टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर एट ए डिस्काउंट फॉर प्रोवाइड नो हाउ। यस, स्वेट इक्विटी शेयर के साथ ये है रूल कि उनको आज भी डिस्काउंट पे दिया जा सकता है। तो डी आपका थर्ड के साथ जाके मैच होगा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नोन एज डीमैट शेयर्स, तो आपका जो बी रहा वो जाके 4 के साथ मैच हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा, सिंपली सारे आंसर मैच हो गए हैं। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल बी केप्ट एट। अगर कंपनी कोई जनरल मीटिंग रखती है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ एजेंडा पे, कुछ बिजनेस पे या कुछ मुद्दों पे बात हुई होगी और कुछ डिस्कशंस निकल के आए हुए होंगे, डिस्कशंस हुए होंगे और कुछ निकल के आया होगा, उसका नतीजा निकल के आया होगा। ये सारी बातें लिखी जाती है, इसको मिनट्स कहा जाता है। तो ये मिनट्स कहाँ रखे जाते हैं? ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। आपका जो आपका MOA जो होता है, पार्षद सीमा नियम जो होता है, उसमें जो स्थान वाक्य होता है, डोमिसाइल क्लॉज जो होता है, उसमें आपको बताना होता है कि आपका रजिस्टर्ड प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस क्या है। उसी के बेसिस पे उस स्टेट का कंपनी रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। खैर, सिंपल सी बात है, जो पूछा है वो ये है कि कंपनी की मीटिंग्स के मिनट कहाँ रखे जाते हैं, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। कुछ बातें और भी आप समझ लीजिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं और कम से कम 2 घंटे के लिए आपको वो ओपन रखने होंगे कि कोई भी आके उन मिनट्स को पढ़ सके। और अगर कोई उनकी कॉपी चाहे तो आपको 7 दिन के अंदर 7 वर्किंग डे के अंदर आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करानी होगी। और अगर आप ऐसा करने इसमें चूक करते हैं तो फिर यहाँ पे लिखा है कि कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपये। यानी किसी ने मिनट्स की कॉपी मांगी है फिर भी आप नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर 25,000 रुपये की पेनल्टी कंपनी पे लगेगी। और हर ऑफिसर जिसकी गलती है उस पे 5,000 रुपये तक की गलती, प्रति गलती 5,000 का फाइन है। तो 25,000 का फाइन कंपनी पे है और जो ऑफिसर्स हैं उन पे 5,000 रुपये प्रति गलती का फाइन लगेगा अगर वो मांगी गई सूचना समय पे नहीं देते हैं। तो 1 जनवरी 2025 को एक कंपनी के 9 निदेशक हैं, 9 डायरेक्टर्स हैं। 2 डायरेक्टर्स का कार्यकाल 16 जनवरी को रिक्त हो गया है। बोर्ड की एक बैठक है वो 20 जनवरी को आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम, तो कोरम का मतलब होता है कम से कम कितने लोग होने चाहिए एक सभा को वैलिडेट करने के लिए। तो अगर एक बोर्ड मीटिंग है तो उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो 2 लोग तो कम से कम होने चाहिए क्योंकि एक आदमी तो ऑब्वियस ही बात है मीटिंग नहीं कर सकता, या 1/3, है ना, विच एवर इज हायर। तो 2 या 1/3। तो अब जैसे 9 लोग थे, 9 में से 2 लोग छोड़ के चले गए, उनका टर्म पूरा हो गया, तो अब 7 लोग बचे हैं। 7 का जो 1/3 होता है वो होता है 2.33। अब 2.33% तो हो नहीं सकते, तो राउंड फिगर में 3 आदमी हुए, तो
कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए। अगर उस बोर्ड मीटिंग में 3 लोग हैं तो उस बोर्ड में जो डिसीजंस हुए हैं उनकी कोई वैल्यू है, वरना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति के कारण कम से कम कितना खर्च करे। औसत शुद्ध लाभ का 5%, 3%, 2.5% या 2%। तो देखिए 2% इसका आंसर है। एक वर्ड होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। भाई हर कंपनी समाज से इतना कमाती है तो समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। तो पिछले 3 साल में जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसका एवरेज किया जाएगा और उस एवरेज प्रॉफिट का 2% उन्हें CSR एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना होगा, समाज के लिए स्पेंड करना होगा। 2% का रूल है। नेक्स्ट है, कंपनी के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 प्रत्यक्ष चरणों में अगर बांट सकते हैं तो क्या क्रम होगा। तो देखिए अगर आप जब कंपनी के फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अपना टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर भी कोर्स में है, तो उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप और फिर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पाएंगे कि सबसे पहले कंपनी में प्रवर्तन यानी प्रमोशन का चरण होता है, जिसमें एक बिजनेस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसकी प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके, उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। और उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन और बिजनेस स्टार्ट वाला प्रोसीजर होता है ना। तो वैसे तो 4 भी होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पर फिर भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो ठीक है, कंपनी बनी गई, अगर उसको अगर अपन इग्नोर करें तो ये 3 है, सीक्वेंस यही है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ए सही है। बाकी में आगे पीछे लिखे हुए ए इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए अधिकृत पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी, संचित पूंजी, अंश। तो अधिकृत पूंजी होती है कंपनी की अधिकतम पूंजी, जिसको अपन रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। पूर्वाधिकार पूंजी में ऐसे शेयर के होल्डर्स को डिविडेंड के मामले में और अंतिम भुगतान के मामले में पूर्वाधिकार होता है। संचित पूंजी वो पूंजी होती है जो कंपनी अपने समापन के समय मांगेगी, और अंश कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो उसे अंश कहते हैं। तो मिला लें तो लाभांश में पूर्वाधिकार मिलता है पूर्वाधिकार पूंजी को, तो B1 के साथ जाके सेट हो जाएगा। संचित पूंजी कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी है, तो C के साथ जाके 2 सेट हो जाएगा। तो 2 मिलाने पे काम हो जाएगा क्या, B1 C2। तो B1 यहाँ पे है, C2 है, लेकिन वो यहाँ पे भी है। तो अब तक मेरे A और D तो एलिमिनेट हो गए हैं, अब B और C में लड़ाई बाकी है। और फिर देखें अंश पूंजी में एक निश्चित छोटी राशि की इकाई को शेयर बोलते हैं, तो आपका D के साथ जाके 3 बैठेगा। और अधिकृत पूंजी किसी कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, तो A के साथ जाके 4 बैठेगा। तो अब A के साथ 4 बैठे ऐसा यहाँ है, और D के साथ जाके 3 बैठे ऐसा यहाँ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर B रहेगा। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद है 10 रुपये के एक शेयर पर 7 रुपये मांगे जा चुके थे तथा 3 रुपये का भुगतान किया जा चुका था, हरण कर लिए गए। मतलब एक 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये कॉल्ड अप थे, उसमें से उसने 3 दे चुका था, वो उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। तो बताओ शेयर कैपिटल कितने रुपए से डीआर किया जाएगा। तो मैं एक आपको सिंपल बात बताता हूँ, बेसिकली शेयर 10 रुपये का है। अगर अपन कहानी बनाए तो एप्लीकेशन हो चुका था, अलॉटमेंट हो चुका था, फर्स्ट कॉल हो चुका था, मतलब मांगा जा चुका था। अब तक हमने 7 रुपये मांग लिए थे, और ये भी कि 7 में से हमने 3 रुपये रिसीव भी हो गए थे। तो जब हम इसको जब्त करेंगे तो शेयर कैपिटल को डीआर करेंगे मांगी हुई राशि से, और 7 में से 3 हमें मिल गए थे, तो इसका मतलब 4 रुपये बाकी हैं। इसको अपन कॉल सिनेरियो बोलते हैं। अगर हमें पता होता है कि अलॉटमेंट बाकी है तो अलॉटमेंट लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल बाकी है तो फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, नहीं पता होता तो कॉल सिनेरियो लिखते हैं। और मेरा कहने में एक एंट्री आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो इसने पूछा बताओ शेयर कैपिटल को कितने रुपये से डीआर किया जाएगा, तो 7 रुपये से डीआर किया जाएगा, मांगी हुई कैपिटल से डीआर किया जाएगा।
लेकिन ये हो सकता है पूछता कि बताओ बकाया मांग खाता कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा, तो 4 रुपए से। और अगर ये पूछता कि शेयर फॉरफिटेड खाते को कितने से क्रेडिट किया जाएगा, तो 3 रुपए से। तो अपन सब तैयार कर लें, क्योंकि अपन एमसीक्यू के थ्रू तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बात को। वेल नेक्स्ट कहता है 10 रुपए वाले 50,000 शेयर जनता में 2 रुपए प्रीमियम जो कि अलॉटमेंट पर देय है पर निर्गमित किए। ठीक है, 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी। तो ये है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर समझने वाली बात है। बेसिकली आपका जो शेयर है वो 10 रुपये वाला है, और ये भी कि आपने 2 रुपये के प्रीमियम पे उसे इशू किया, तो आपका जो इशू प्राइस है वो 12 रुपये है। और अब ये भी कि आपने 50,000 एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, और ये भी कि हमारे पास 60,000 एप्लीकेशंस आ गए। क्वेश्चन का ये कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा। तो एक शेयर पे 2 रुपये, और हमारे पास 50,000 ही शेयर्स हैं देने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो हम ज़्यादा शेयर इशू कर देते हैं। अगर हमने 50,000 एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, तो भले एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए हों, हम उनको समहाउ मैनेज करेंगे। शेयर तो अपन 50,000 ही इशू करेंगे, तो 50,000 शेयर हम इशू करेंगे, और 2 रुपये की रेट से 1,00,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। कि सर वो जो फालतू पैसा आया उसका क्या होगा। फालतू पैसा या तो रिफंड होगा या फिर आगे की तरफ एडजस्ट होगा, पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 मल्टीप्लाई 2 आपका 1,00,000 रुपया ही जाएगा। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि शेयर्स के री इशू पर दिया गया बट्टा जब्त की गई राशि से कम है, तो ये आधिक्य राशि कहाँ ट्रांसफर की जाएगी। तो आप समझिए, हमने पहले 3 स्टेप में काम है। सबसे पहले हमने शेयर जब्त किए, और मान लो किसी व्यक्ति ने हमें 5 रुपये चुकाए थे और हमने 5 रुपये जब्त कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने री इशू किया, तो री इशू हमने डिस्काउंट पे किया, और मान लेते हैं 3 रुपये की डिस्काउंट पे किया। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा कि जो हमने री इशू पे डिस्काउंट दिया है वो जब्त की गई राशि से कम है। हाँ, यही क्वेश्चन में भी लिखा है, यही सिचुएशन हमने क्रिएट की है कि हमने जब्त करते समय 5 रुपये कमाए थे, और री इशू के समय हमने 3 रुपये डिस्काउंट दिया, तो जो 2 रुपये बच गए, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आपकी 3 एंट्री आपको याद होगी, लास्ट में होती है। एक एंट्री होती है फॉरफिचर की, एक एंट्री होती है री इशू की, और जो बच जाता है वो P&L में नहीं जाता, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन में ये पूछा कि आपके पास ये जो बच गया वो कहाँ जाएगा, तो वो पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व खाते में जाएगा। राइट शेयर्स आर इशूड टू, राइट शेयर्स किसको दिए जाते हैं। राइट शेयर मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। अगर मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊं, तो सपोज करो 2015 में कभी हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे। उस जमाने में कई लोगों ने हमारे पे विश्वास किया और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, खरीदा। अब मान लेते हैं 2025 में हम 1 लाख शेयर्स और इशू करना चाहते हैं, तो इसको अपन एडिशनल शेयर्स या न्यू शेयर्स कह सकते हैं। तो जब हम ये शेयर इशू करेंगे ना, तो पहले हम इनको पूछेंगे कि आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, हम आपको जानते हैं, तो ये आपका हक बनता है कि हम पहले आपको शेयर्स दें। हाँ, अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप लोग नहीं लेते हो, तो हम किसी और को दे देंगे। तो इसका मतलब राइट शेयर्स किन को ऑफर किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, मौजूदा वर्तमान अंशधारियों को ऑफर किए जाते हैं। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी समता अंशधारी होते हैं, कंपनी के मालिक, कंपनी के ग्राहक, प्रतिनिधि या ऋणदाता। तो देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाई होती है, तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, और उन्हीं को वोटिंग राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज शोन इन, शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम मिलता है उसे कहाँ दिखाते हैं। तो आप सोचो, कंपनी शेयर इशू करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट है तो P&L में नहीं जाता, ये जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली हेडिंग में। तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सी इंग्लिश में कहलाएगा लायबिलिटी। यस, इट विल बी ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। तो कुल मिला के हिंदी में कहूँ तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, इंग्लिश में कहूँ तो लायबिलिटी साइड में, उस अकॉर्डिंग आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज
कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अंतर्गत अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर रोक नहीं है। समता अंशों पे, अधिमान अंशों पे, स्वेद समता अंशों पे, तो स्वेद समता अंशों पे देखिए सेक्शन 52 जो है वो प्रीमियम की धारा है, सेक्शन 53 है डिस्काउंट की धारा है, जो कि मना करती है कि कोई कंपनी अब डिस्काउंट नहीं दे सकती, लेकिन उसी में छोड़ा गया है, एक्सेप्शन है ईसोप, यानी ईसोप छोड़ दीजिए आप, तो इसकी जगह स्वेट है, याद रखिए स्वेट इक्विटी शेयर्स, दीज शेयर्स टिल टुडे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। बाकी कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर दे ही नहीं सकती, और अगर देगी तो उसके बहुत ही भारी परिणाम होंगे, वो भी मैं अभी आपको सुना देता हूँ क्या परिणाम होंगे। हाँ, स्वेद समतांश जो होते हैं, स्वेद पसीने को बोलते हैं। अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को उनकी सेवाओं के बदले उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कराए हैं उनके बदले में शेयर्स डिस्काउंट पे देना चाहे तो दे सकती है। अब इसमें देखिए मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो बहुत सारी काम की बातें हैं। पहली बात तो आप ये समझिए प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। पहली बात क्या है, अंशों को बट्टे पर निर्गमन की मनाही है। किस धारा के तहत दिया गया है, धारा 53 के तहत दिया गया है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। फिर भी इसमें यह है कि धारा 54 के तहत कंपनी स्वेद समता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड, क्योंकि आपने अनुबंध अधिनियम भी पढ़ रखा है, उस नियम से भी समझें तो अगर किसी कंपनी ने अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर दिया तो वह ऐसा अनुबंध व्यर्थ समझा जाएगा, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ समझा जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। वेयर अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। ये इसमें आ गया कि अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उस पर 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लगेगा। मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 5 लाख है। और जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उनको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। और ये भी कि उनके ऊपर कम से कम 1 लाख का जुर्माना लगेगा और कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का जुर्माना लगेगा, या दोनों सजाएं होंगी। तो देखो कंपनी को और जो ऑफिसर्स है दोनों को एक सज़ा है, वो ये है कि 1 लाख कम से कम और 5 लाख मैक्सिमम फाइन लगेगा। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है और ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं ऑफिसर्स को, ठीक है। और इसके बाद ये बताया है, ये भी समझने जैसी चीज़ है कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स के मामले में अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल लॉस की भरपाई कैपिटल प्रॉफिट से की जाएगी, या जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होते हैं, कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ अगर हैं तो उनसे इसको राइट ऑफ किया जाएगा। और एक और बात लिखी हुई है, नाउ एज पर AS 16 के अनुसार डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो आजकल ये नियम बन गया है। पहले क्या है, बट्टों को हम धीरे धीरे टुकड़ों में राइट ऑफ करते थे, पर ये कह रहे हैं कि अब हमें जिस साल शेयर्स इशू किए हैं उसी साल राइट ऑफ करना होगा। और इसके बाद एक लास्ट बात है, चूंकि डिस्काउंट एक तरह का कैपिटल लॉस है तो इसे अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के नाम से, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है अगर इस तरह की अकाउंटिंग करनी पड़ जाए तो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्लू चिप्स शेयर से क्या तात्पर्य है। तो अगर आप तो क्या मतलब अगर आप कभी कैसीनो जाएंगे तो वहाँ पे जो ब्लू चिप होती है वो सबसे महंगी कंपनी होती है। तो ब्लू चिप से मतलब वहाँ पे जो चिप्स होती हैं गोल गोल, ब्लू चिप्स बोलते हैं उनको, जो महंगी वाली होती हैं। तो कंपनीज में या शेयर्स में ब्लू चिप्स से मतलब वो है जो बहुत ही नामी कंपनी हो, बहुत ही ब्रांडेड कंपनीज हों और जो बहुत हाई रेट से डिविडेंड देती हों। मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ, पर जो कंपनियां जो शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होते हैं उनको लिस्टेड शेयर्स बोलते हैं। और अभी ये जो क्वेश्चन था ब्लू चिप वाला, तो इसका आंसर ये है ऐसे शेयर जिन पे हाई रेट से डिविडेंड दिया जाता रहा है कंपनीज के द्वारा, ठीक है। मतलब ये बहुत ही हाईली डिमांडेड होते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स की खासियत क्या है, ये इंडस्ट्री के लीडर होते हैं, इनका एक डिपेंडेबल बिजनेस मॉडल होता है, इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अ हिस्ट्री ऑफ डिलीवरिंग स्ट्रॉन्ग रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। ये बहुत तगड़े रिटर्न देते हैं, मतलब जो लोग लगाते हैं उसको निवेश बोलते हैं, उसको जो बदले में मिलता है उसको रिटर्न बोलते हैं। तो बहुत तगड़ा रिटर्न ये कंपनीज देती हैं। ये कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं
और इनके पे आउट्स में रेगुलर इंक्रीज होता है, लगातार ये ऊंची दरों से या बढ़ती हुई दरों से डिविडेंड देती हैं। कुछ एग्जांपल हैं कोका कोला, पीएनजी, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन और डिज्नी, और कुछ इंडिया की कंपनियां भी हैं, रिलायंस, टीसीएस, एसडीएफसी, आईसीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन्फोसिस, एसबीआई, एचडीएफसी, एयरटेल, ये ब्लू चिप्स कंपनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ए लिमिटेड द्वारा ये डाटा प्राप्त हुआ है। याचित समतांश पूंजी, इन्होंने 4 लाख की कैपिटल मांगी, 25,000 कॉल इन एडवांस है, 40,000 कॉल्स इन एरियर है। तो बताओ इनकी बैलेंस शीट में कितनी पेड अप कैपिटल आएगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कॉल्ड अप कैपिटल यानी जो कंपनी ने मांगा उसमें से जो नहीं मिला, जिसको अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, इसे घटाने के बाद जो आता है उसे पेड अप कैपिटल कहा आ जाता है। तो कंपनी ने 4 लाख रुपए मांगा, उसमें से 40,000 लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया हम उनसे ब्याज लेंगे या उनके शेयर फॉरफिट करेंगे, वो बात का मामला है। लेकिन अभी के लिए हमें 3,60,000 मिला है, तो इसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। तो इसका आंसर 3,60,000 है। आप ये कहेंगे कि सर ये जो 25,000 एडवांस भी तो आए हुए हैं, ये 25,000 एडवांस आए हुए हैं, इट विल बी शोन इन अ करंट लायबिलिटी, और टू बी स्पेसिफिक अदर करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। जो बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल हेडिंग में पैसा दिखाते हैं उसके अंदर 3,60,000 रुपये दिखाया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में अगर डिविडेंड देने की बात होती तो डिविडेंड भी इस पेड अप कैपिटल पे ही दिया जाता है, इसी पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और हैं। एक कंपनी ने 5,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया, 6,000 शेयर्स मिल गए हैं। शेयर्स को हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। यदि श्याम ने 180 के लिए अप्लाई किया हो तो उसे कितने अंशों का आवंटन मिलेगा। तो अगेन समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने 5,000 शेयर्स के लिए लोगों को बुलाया और हमारे पास 6,000 एप्लीकेशंस आ गई। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में जो रेशो बना दैट इज 6:5, 6:5। 6 जो मांगेगा उसको हम 5 देंगे। इसका सिंपल मतलब है जो हमसे 6 शेयर्स मांगेगा हम उसको 5 शेयर्स देंगे। तो अगर ऐसे में श्याम आया, श्याम कहता है कि सर 180 शेयर दे दो, तो मेरी आदत है कम देने की, आप समझो मेरी आदत है कम देने की। तो मैं 180 मांगने वाले को 5/6 अप्लाई करके मैं इसको 150 अलॉट करूंगा। 180 अप्लाई करने वाले को आई विल अलॉट 150 शेयर्स। तो इसका आंसर डी रहेगा। तो एक बार आपके समझ बैठ गई, फिर आप आराम से इन क्वेश्चंस को हर बार कर लिया करोगे। इसके बाद है श्रीमान एक्स को 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे जिन पर 100 रुपये मांगे गए थे। उनके द्वारा 50 रुपये का ही भुगतान किया गया था, मतलब उन्होंने आधा भुगतान किया, आधा भुगतान नहीं किया। आधा भुगतान नहीं किया था, उनके अंश जब्त कर लिए गए और फिर उनको फुल्ली पेड तौर पे 70 रुपये की दर से फिर से जारी कर दिया गया। तो बताइए कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि अंतरित होगी। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी जनरल एंट्रीज बना के कर सकते हो। आप पहली एंट्री करो फॉरफिचर की, दूसरी एंट्री करो री इशू की, और तीसरी एंट्री अपने आप निकल के आ जाएगी कैपिटल रिजर्व की। एक मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ, आपको ठीक लगेगा। वैसे इस क्वेश्चन में देखो, पहले हमने शेयर्स एक्स को दे रखे थे और एक्स से हमको 50 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। फिर हम ये मान लेते हैं कि एक्स के शेयर्स हमने जब्त कर लिए, वो तो लिखा हुआ ही है, और वो शेयर हमने वाई को दे दिए और वाई को हमने 70 रुपये में दे दिए। तो हमें पहले से और नए से मिला के कितने रुपये मिले, 120 रुपये मिले। तो जो शेयर बेसिकली 100 रुपये का था, पुराने मुर्गे से और नए मुर्गे से मिला के अपने को 120 रुपये मिले, यानी अपने को 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले। 20 रुपये का हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ और ऐसा 600 शेयर्स पे हुआ। ऐसा 600 शेयर्स पे हुआ तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये सीधा कैपिटल रिजर्व का बिना एंट्रीज किए सीधा निकालने का तरीका है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कभी तो वो आपसे कैपिटल रिजर्व की राशि पूछेगा, वो पे तो ये तरीका काम करेगा। कभी कभी वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की राशि पूछेगा, उसमें आप उलझ सकते हो। तो अभी तो जो पूछा है वो ये, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में पुराने और नए होल्डर से 120 रुपये मिला, शेयर 100 रुपये का ही था, 20 रुपये प्रति शेयर का फायदा हुआ, अतः कुल फायदा 12,000 का हुआ जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तरीका वो लगाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ए लिमिटेड ने 10 रुपये के 10,000 शेयर्स जारी किए थे। 10 रुपये का था एक अंशधारक जिसके पास 500 अंश हैं, उसने केवल 5 रुपये का भुगतान किया। इसमें भी यही था, 10 में से उसने 5 रुपये का ही भुगतान किया। बाद में उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए अंशों में से 400 अंश, यहाँ देखिए जब हमने जब्त किए थे तो 500 अंश थे और री इशू किए तो हमने 400 अंश किए, और 400 अंशों को हमने 7 रुपये की रेट से फिर से जारी किया। तो बताओ कैपिटल रिजर्व में अंतरित राशि। अगेन
अगेन इस क्वेश्चन में एक एंट्री हो जाएगी फॉरफिचर की, दूसरी एंट्री हो जाएगी री इशू की, तीसरी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की। तो अगर आप लंबे तरीके से जानना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि आपने जो पहले वाला बंदा है उसने हमें केवल 5 रुपये का भुगतान किया था और जो नया वाला बंदा है उसने हमें 7 रुपये का भुगतान किया, तो दोनों ने मिला के हमें 12 रुपये का भुगतान किया, जबकि शेयर केवल 10 रुपये का था, तो हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो जो हमें ये 2 रुपये फालतू मिला है और हमने 400 अंशों को री इशू किया है तो 800 रुपये, तो कैपिटल रिजर्व की राशि आएगी 800 रुपये। तो ये शॉर्टकट से बहुत आराम से हो गया, डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है जियो लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने 1 अगस्त को प्रति शेयर पे 50 रुपये की फाइनल कॉल की, जिसमें से 31 अगस्त को मांग राशि के भुगतान की अंतिम तिथि का निर्देश दिया गया था। मिस्टर वाइट जो 5000 अंशों के धारक हैं उन्होंने 15 अक्टूबर को मांग राशि का भुगतान किया। यदि कंपनी ब्याज हेतु एफ तालिका को अपनाती है तो मिस्टर वाइट द्वारा बकाया मांग के देरी से भुगतान पर ब्याज की राशि बताइए। चलिए लंबा क्वेश्चन है। बेसिकली 1 अगस्त को जियो लिमिटेड ने सबको कहा कि आपको फाइनल कॉल जमा करानी है और जमा कराने की आखिरी तिथि 31 अगस्त है। तो हमने 1 महीने का समय दिया, काफ़ी समय दिया लोगों को पैसा जमा कराने का, लेकिन एक आदमी उसका नाम वाइट है वो लेट हो गया, उसने पैसा हमें 15 अक्टूबर को दिया है। तो जो पैसा प्राप्त करने की लास्ट डेट 31 अगस्त थी वो हमें 15 अक्टूबर को मिला, तो हम सितंबर का ब्याज लगाएंगे और अक्टूबर का आधे महीने का ब्याज लगाएंगे, तो ऑल टुगेदर हम 1.5 महीने का ब्याज लगाएंगे। अच्छा, उस व्यक्ति के पास 5000 शेयर हैं, 50 रुपये के हिसाब से 5000 इंटू 50, 2.5 लाख रुपए हमारे पास आने थे। मतलब 2.5 लाख रुपए ऑब्वियसली बात है, बड़ी रकम होती है, तो वो लेट हो गया, 1.5 महीना देर से उसने पैसा दिए। तो मैंने बताया था आज शुरू का पहला क्वेश्चन ही था कि हम जब ब्याज लेते हैं तो 10% की रेट से ब्याज लेते हैं, तो 10%। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, ये 1.5 है, ये 12 है, तो ये 8 बार कट जाएगा और ये 1 जीरो कट गया और ये 1 जीरो कट गया। ऊपर 25,000 है, नीचे 8 है, 8 तिया 24, 10, 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 8 ऊपर 40। इसका आंसर ए आएगा। हम उससे 3125 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब हमें ब्याज मिलेगा तब हम बैंक को डीआर करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर खाते को सीआर करेंगे। जब भी हमें ब्याज मिलेगा तो हमें 3125 रुपये मिलेगा ब्याज। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। इस पर पैसे मिलने थे 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और बाकी इस पर भी आप कह लो 3 रुपये, क्योंकि 2 ये हो गए, 3 ये हो गए 5, 2 ये हो गए 7, बाकी शेष राशि क्या छुपा रहा है हमसे, 3 रुपये हो गई। एक शेयर होल्डर, उसके पास 200 शेयर हैं, उसने पूरा का पूरा धन बंटन के साथ 30 अप्रैल को दे दिया। ओके, इस बार उल्टा केस है, इस बार सामने वाला पैसे वाला है, उसके पास 200 शेयर हैं और 200 शेयर का पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, मतलब उसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। वैसे फर्स्ट कॉल की डेट थी 1 अगस्त और सेकंड कॉल की जो डेट है वो है 1 दिसंबर। तो जो पैसा समझो 1 अगस्त को आना था वो पैसा भी अप्रैल में आ गया और जो पैसा दिसंबर में आना था वो भी 30 अप्रैल को आ गया। आप समझिए सीक्वेंस ये होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। मैं फर्स्ट कॉल के पास में ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 अगस्त और एक था फाइनल कॉल, उस पर मैं लिख देता हूँ 1 दिसंबर। तो ये जो पैसे मेरे पास अगस्त में और दिसंबर में आने थे वो सारे पैसे हमारे पास 30 अप्रैल को ही आ गए। तो ये वाला पैसा कितना जल्दी आ गया, मई, जून, जुलाई, ये पैसा हमारे पास 3 महीने फालतू आ गया। ठीक है, फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है, फर्स्ट कॉल की रेट है 2 रुपया और ये पैसा जो दिसंबर में आना था वो पैसा भी हमारे पास अप्रैल में आ गया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 महीने जल्दी आ गया। ठीक है, तो अब ब्याज कैसे निकलेगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ, सिंपल समझ जाएंगे आप। देखिए, हम अब के बाद ब्याज देंगे। जो पैसा 1 अगस्त को आने वाला था 30 अप्रैल को ही आ गया, उस पर हम 3 महीने का ब्याज देंगे। चूंकि उसके बाद 200 शेयर हैं, 2 रुपये कॉल की रेट है, तो मतलब उसने हमें 400 रुपये एडवांस दिए, तो 400 रुपये पे हम उसे 12% ब्याज देंगे, क्योंकि हम देते समय ज़्यादा ब्याज देते हैं। तो 400 रुपये पे 12% हम ब्याज देंगे और वो ब्याज हम उसको 3 महीने के लिए देंगे। और इसके अलावा जो पैसा 1 दिसंबर को आना था वो पैसा 30 अप्रैल को आ गया, यानी 7 महीने जल्दी आ गया। और फाइनल कॉल की रेट उसने हमसे छुपाई थी 3 रुपये थी,
तो ये 600 रुपये जल्दी आ गया है और 7 महीने का ब्याज हम उसको देंगे। तो 600 रुपये का 12% और आप 7 महीने का ब्याज निकाल दीजिएगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल हो गया, तो 42 रुपये ये, 12 रुपये ये, ऑल टुगेदर हम उसको 54 रुपये का ब्याज देंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर मैं चाह ये रहा था इस क्वेश्चन में थ्योरी प्रैक्टिकल हर तरह के क्वेश्चन में आपको करवा पाऊँ, कोशिश की है। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो।